दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर किसी को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। वो हैं हेल्थ और मनी। हेल्थ केयर ने ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ द मनी इंडस्ट्री, फिर चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस प्लानिंग, इन सब की एक अलग ही कहानी है। पिछले 2 डेकेड्स में वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से स्मार्टेस्ट माइंड्स सामने आए हैं। फाइनेंस ने एज ए सब्जेक्ट बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है, पर क्या इस सब ने हमें एक बेटर इन्वेस्टर बनाया है? आइए जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमन और मैं स्वागत करता हूं आपका इस बुक के बेहतरीन कंटेंट में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। रोनाल्ड अपने पूरे परिवार में पहले ऐसे इंसान थे जो हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो पाए। उन्होंने बहुत ही एक बिलो एवरेज ज़िंदगी जी। ऐसा कुछ भी उनके बारे में स्पेशल नहीं था जो वर्थ मेंशनिंग हो। 25 साल तक वो एक गैराज में गाड़ियाँ फिक्स करते रहे। बहुत सालों तक पोछा मारने का काम किया। 38 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं बिताई। 92 की एज में उनका निधन हुआ। दिस वॉज द टाइम जब रोनाल्ड पहली बार हेडलाइंस में आए। 28 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे थे उस साल अमेरिका में, जिनमें 4000 से भी कम लोगों की नेटवर्थ $8 मिलियन या उससे ज़्यादा थी। रोनाल्ड वॉज वन ऑफ देम। अपनी विल में $2 मिलियन वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के गए और 6 मिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने डोनेट किया था लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को। जो लोग रोनाल्ड को जानते थे वो सब बहुत कंफ्यूज्ड हो गए कि उनके पास आखिर इतना पैसा आया तो आया कहाँ से। एक्चुअली यहाँ पर कोई भी सीक्रेट नहीं था, ना तो उनकी कोई लॉटरी लगी, ना कोई इनहेरिटेंस। रोनाल्ड ने सारी ज़िंदगी बहुत थोड़ा थोड़ा जितना भी वो सेव कर पाए पैसा सेव करके ब्लू चिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। फिर उन्होंने डेकेड्स तक इंतज़ार किया जब उनकी छोटी छोटी सेविंग्स कंपाउंड होकर $8 मिलियन तक पहुंच गई। बस इतनी सी कहानी थी इनकी। रोनाल्ड के मरने से कुछ महीनों पहले एक और इंसान थे जो न्यूज़ में थे, वो थे रिचर्ड। रिचर्ड वॉज एवरीथिंग रोनाल्ड वॉज नॉट। हार्वर्ड में पढ़े हुए एग्जीक्यूटिव विद एन MBA डिग्री। उनका करियर बहुत ही सक्सेसफुल था फाइनेंस में। वो अपनी 40s में रिटायर भी कर गए। उनका नाम 40 अंडर 40 लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस पीपल में भी मौजूद था। रिचर्ड ने एक 18,000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा, जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल, 7 गैराजेस और ना जाने क्या कुछ था, जिसकी कीमत मेंटेनेंस की $90,000 एक महीने की थी। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इस क्राइसिस ने सबके फाइनेंसेस को जैसे बिल्कुल हिला कर रख दिया। रिचर्ड का घर बिकने वाला था और फिर उनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। उनका घर जितनी इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी कीमत लगाई थी, उसके सिर्फ 75% से भी कम प्राइस पर बिका। रोनाल्ड बहुत पेशेंट थे और रिचर्ड ग्रीडी। सिर्फ इतना सा ही फ़र्क था उनके मैसिव एजुकेशन और एक्सपीरियंस गैप को ख़त्म करने के लिए। बहुत फैसिनेटिंग चीज़ इन दोनों कहानी के बारे में ये है कि कितनी यूनिक है वो दोनों फाइनेंस से। ऐसी और कौन सी इंडस्ट्री भला हो सकती है जहाँ पे कोई इंसान जिसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं हो, कोई ट्रेनिंग नहीं हो, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई फॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे आउट परफॉर्म कर सकता है उस इंसान को जिसके पास बेस्ट ट्रेनिंग और बेस्ट कनेक्शंस, बेस्ट एजुकेशन हो। आई स्ट्रगल टू थिंक ऑफ एनी। पर ये स्टोरीज इन्वेस्टिंग में अक्सर सच हो जाती हैं। रोनाल्ड और रिचर्ड दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। इसकी 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली कि फाइनेंशियल आउटकम्स बहुत बार लक से भी ड्रिवन होती हैं। काफ़ी हद तक ये बात सच है और इसके बारे में हम आगे बुक में बात करेंगे। और दूसरी कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है जहाँ पे आप कैसा बिहेव करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे कि आप क्या जानते हैं। इसी सॉफ्ट स्किल को ऑथर ने साइकोलॉजी ऑफ मनी का नाम दिया है। इस बुक का एम है कि छोटी छोटी स्टोरीज से आपको कन्विंस करना कि सॉफ्ट स्किल्स टेक्निकल साइड ऑफ मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करना। इन सॉफ्ट स्किल्स को ना हमेशा अंडर अप्रिशिएट किया जाता है। फाइनेंस को मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक मैथ बेस्ड फील्ड की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, जहाँ पर आप बस फॉर्मूला में डेटा की वैल्यू डालो और फटाक से आंसर आपके सामने, और ऐसा मान लिया जाता है कि आप ऐसा ही करोगे। ये पर्सनल फाइनेंस में सच हो सकता है, ये इन्वेस्टिंग में भी सच हो सकता है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी ट्रू होल्ड कर सकता है। इन सब बातों में से कुछ भी गलत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि
ये जानना कि आपको क्या करना चाहिए आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा जब आप उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। पैसा हर जगह है, ये हम सभी को अफेक्ट करता है और कंफ्यूज भी। हर कोई इसके बारे में अलग तरीके से सोचता है, ये सबको अलग लेसन सिखाता है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज ऑन प्लैनेट अर्थ। कुछ लोग पैसे को बहुत ज़्यादा फिजिक्स की तरह समझते हैं, विद रूल्स एंड लॉज, ना कि साइकोलॉजी की तरह विद इमोशंस एंड न्यूएंस। फिजिक्स कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट इज़ गाइडेड बाय लॉज, पर फाइनेंस अलग है, ये लोगों के बिहेवियर से चलती है। और मेरा बिहेवियर मेरी समझ में ठीक हो सकता है, पर मे भी किसी और के लिए बिल्कुल पागलपन हो। ये बुक कंपाइलेशन है उस ख़राब बिहेवियर के सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लॉज, बायसेस या कॉजेज़ की, जो लोगों को पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं जब वो पैसे से डील कर रहे हों। ऑथर ने इसे ही कहा है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में 20 चैप्टर्स हैं और सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी चैप्टर को पहले या बाद में सुन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नो वंस क्रेजी। लोग पैसे के साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें करते हैं, बट पीपल आर नॉट क्रेजी। लोग बहुत अलग जनरेशन से आते हैं, जिनकी बहुत डिफरेंट पेरेंटिंग है, जिनकी बहुत अलग वैल्यूज़ है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं जहाँ पे अलग तरीके से इकोनॉमी काम करती है। उनका एक्सपीरियंस पैसे, लक को लेकर बहुत अलग हो सकता है। सबके अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं कि दुनिया चलती कैसे है, और जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत ज़्यादा कंपेलिंग है सिर्फ सुनी सुनाई बातों से। जो आपको बहुत क्रेजी लग सकता है, हो सकता है वो मेरे लिए सेंस मेक करता हो। एक गरीबी में जन्मा हुआ इंसान रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में जिस तरह से सोचता है, वैसा एक अमीर इंसान शायद बिल्कुल भी ना सोच पाए। जो व्यक्ति एक ऐसे समय में बड़ा हुआ है जब इन्फ्लेशन प्राइसेस बहुत हाई थे, वर्सेस समवन हु ग्रू अप जब प्राइसेस बिल्कुल स्टेबल थे, दोनों के एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। आप पैसे के बारे में ऐसी चीज़ें जान सकते हैं जो शायद मुझे ना पता हो, और इसका उल्टा भी सच हो सकता है। आप अपनी लाइफ में डिफरेंट बिलीव्स या गोल से गवर्न होते हैं, जो कि शायद मुझसे अलग हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों में से कोई एक ज़्यादा स्मार्ट है या किसी एक के पास बेटर इन्फॉर्मेशन है। रीज़न बस इतना है कि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं, जिसने हमें शेप किया है। दो इक्वली स्मार्ट लोग बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं इस बात से कि रिसेशंस कैसे होते हैं, या आपको अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, एंड सो ऑन। अमेरिकाज़ ग्रेट डिप्रेशन, जिसने लाखों लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया, उसमें भी सबके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग रहे। जब अमेरिका की 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इलेक्शन में खड़े हुए, तो एक रिपोर्टर ने उनसे ग्रेट डिप्रेशन के बारे में उनका एक्सपीरियंस पूछा, और जॉन कहते हैं कि मुझे सच में कुछ नॉलेज ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ, क्योंकि हमने तो बहुत बड़े फॉर्च्यून्स को विटनेस किया। हमारे पास बहुत बड़े घर, नौकर चाकर, बड़ी गाड़ियाँ, घूमना फिरना, सब कुछ था। जो इकलौती चीज़ मैंने होते हुए देखी वो ये कि मेरे फादर ने एक्स्ट्रा गार्डनर्स को हायर कर लिया, सिर्फ इसीलिए कि उनकी रोज़ी रोटी चल सके। मुझे डिप्रेशन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था जब तक मैंने उसके बारे में हार्वर्ड में नहीं पढ़ा। चैलेंज यहाँ पर यह आता है कि किसी भी तरह की पढ़ाई जेन्युइनली आपको वैसा फील नहीं करा सकती, वो डर, वो अनसर्टेनिटी जो उस समय लोगों ने की हो। आप किताबों में पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि सब कुछ खो देना डिप्रेशन में कैसा लगा होगा, पर आपके पास वो इमोशनल स्कार्स नहीं है उन लोगों के जिन्होंने वो सच में एक्सपीरियंस किया है। हम सब दुनिया को एक अलग लेंस के थ्रू देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जब पैसे को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेता है तो वो उस बेसिस पर लेता है जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अभी मौजूद है, और वो अपने मेंटल मॉडल में उसे प्लग इन करता है कि दुनिया कैसे काम करती है। हो सकता है ये लोग मिस इन्फॉर्म्ड हो, उनका मैथ्स अच्छा ना हो, या उनकी इन्फॉर्मेशन भी अधूरी हो, पर हर एक फाइनेंशियल डिसीजन जो कोई भी व्यक्ति लेता है, उस मोमेंट पे जब वो ले रहा है, उसके लिए सेंस क्रिएट करता है। तभी वो खुद को एक स्टोरी सुनाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और ये स्टोरी उनके यूनिक एक्सपीरियंसेस से शेप होती है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, लॉटरी टिकट्स का। अमेरिकन्स लॉटरी टिकट्स पर कहीं ज़्यादा स्पेंड करते हैं मूवीज़, वीडियो गेम्स, म्यूज़िक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक्स को कंबाइन करने के बाद भी।
और इन लॉटरी टिकट्स को खरीदता कौन है? सबसे ज़्यादा गरीब लोग, लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड्स, वो लोग जिनके पास एक इमरजेंसी फंड तक नहीं है। और वो लोग ऐसी चीज़ पे पैसा खर्च रहे हैं जिसके ट्रू होने के चांसेस 1 in a million है, पर फिर भी वो लोग ऐसा करते हैं। ये मुझे बहुत क्रेजी लग रहा है। हो सकता है आपको भी लगे, पर मैं लोएस्ट इनकम ग्रुप में नहीं हूँ, शायद आप भी ना हो। इसीलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये समझना कि उनका सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। चलिए इमेजिन करने की कोशिश करते हैं एक गरीब आदमी की सोच को। मैं गरीब हूँ, मैं हैंड टू माउथ जीता हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता नाइस वेकेशंस को, बड़ी गाड़ियों को, हेल्थ इंश्योरेंस या अपने खुद का घर। ना ही मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ। मुझे कोई होप नहीं कि मेरी सैलरी भी कभी बढ़ेगी। मैं लाइफ में सिर्फ एक ही बार बड़ा सोच पाता हूँ, जब मैं लॉटरी टिकट खरीदता हूँ। लॉटरी टिकट खरीदने से मुझे उम्मीद मिलती है उन सपनों को पूरा करने की जो मैं रियल जिंदगी में खुद से कभी पूरे नहीं कर पाऊंगा। आप नहीं समझ पाएंगे सपने को, क्योंकि आपके लिए वो सपना नहीं है, हकीकत है। आप ऑलरेडी जी रहे हैं ऐसी जिंदगी। यही वो रीज़न है कि हम ज़्यादा लॉटरी टिकट्स बाय करते हैं। आपको इस रीजनिंग से एग्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉटरी टिकट्स खरीदना, चाहे आप कितने भी गरीब हो, इट इज़ स्टिल अ वेरी बैड आइडिया। बट शायद अब आप समझ सकते हैं कि लॉटरी टिकट्स की सेल होती क्यों है। बहुत कम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस को प्योरली एक स्प्रेडशीट के बेसिस पर लेते हैं। ज़्यादातर हम में से इन डिसीजंस को डिनर टेबल पे या किसी कंपनी मीटिंग में लेते हैं, जहाँ पर पर्सनल हिस्ट्री, आपका अपना यूनिक व्यू दुनिया को लेकर, आपकी ईगो, प्राइड, मार्केटिंग, सब कुछ स्क्रैम्बल होके एक नरेटिव में जुड़ जाता है जो आपके लिए काम करता है। हम सब पैसे के साथ बहुत क्रेजी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम सब इस गेम में ही एक नए खिलाड़ी की तरह हैं। जो मुझे क्रेजी लग सकता है, हो सकता है आपके लिए सेंस क्रिएट करता हो, बट इन रियलिटी नो वन इज क्रेजी। लक और रिस्क दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। अपनी या दूसरों की सक्सेस को जज करते हुए ये ध्यान रखिए कि कुछ भी इतना बुरा या इतना अच्छा नहीं होता जितना कि वो लगता है। बिल गेट्स के टाइम पर पूरी दुनिया में गिने चुने ही ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पर कंप्यूटर मौजूद था, और किस्मत से बिल गेट्स उसी स्कूल में थे। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल्स में भी इतना एडवांस कंप्यूटर नहीं था जिसकी बिल गेट्स को 8th क्लास में ही एक्सेस मिल गई थी। ये बात है 1968 की, जब बिल गेट्स की मुलाकात एलन से हुई, और वो दोनों ही स्कूल के कंप्यूटर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। दोनों जल्दी ही कंप्यूटर में एक्सपर्ट्स बनने लगे। एक देर रात बिल गेट्स एलन को फॉर्च्यून की मैगजीन दिखाते हुए पूछते हैं, पॉल, तुम इमेजिन कर सकते हो कि फॉर्च्यून 500 कंपनी को रन करना कैसा होता होगा? शायद एक दिन हम अपनी कंप्यूटर की खुद की कंपनी रन करेंगे। कट टू प्रेजेंट, आज माइक्रोसॉफ्ट की वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। चलो थोड़ा सा मैथ्स करते हैं। 1968 में पूरी दुनिया में 303 मिलियन हाई स्कूल्स की उम्र वाले लोग थे। 18 मिलियन यूएस में रहते थे, जिनमें सिर्फ 270,000 लोग ही वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे, और वहाँ भी सिर्फ 300 लोग ऐसे थे जो लेक साइड स्कूल को अटेंड कर पाए। 303 मिलियन से स्टार्ट करते हुए हम 300 पर एंड कर रहे हैं। द ऑड्स ऑफ बीइंग देयर वर 1 in a million। गेट्स इस बात से बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि अगर कोई लेक साइड स्कूल ना होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। गेट्स कहीं ज़्यादा स्मार्ट थे और उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग। अपनी टीनेज में ही कंप्यूटर्स को लेके जो उनका विजन था, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव्स भी शायद ना समझ पाते। उनके पास तो 1 in a million हेड स्टार्ट भी था लेक साइड स्कूल जाकर। गेट्स और पॉल के ग्रुप में एक तीसरा फ्रेंड भी था उनका, जिसका नाम था केंट इवांस। बिल गेट्स बताते हैं कि वो क्लास का सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट था। केंट बिल गेट्स जैसा ही बिजनेस माइंड और एंडलेस एम्बिशन परस्यू करते थे। ये दोनों अक्सर सोचा करते थे कि 5 साल के बाद हम क्या कर रहे होंगे, क्या हम सीईओज होंगे, हम किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, या हम एम्बेसडर्स बनेंगे। हम जो भी करेंगे ना, साथ में ही करेंगे। बट इट कुड नेवर हैपन। हाई स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही केंट की एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। हर साल यूएस में करीब करीब 3 डजन लोगों की डेथ इस कारण से होती है। केंट हैपन टू बी वन ऑफ देम।
The odds of being killed on a mountain in high school were roughly 1 in a million. बिल गेट्स ने एक्सपीरियंस किया 1 in a million लक लेक साइड स्कूल में जाकर, वहीं केंट ने 1 in a million रिस्क को एक्सपीरियंस किया. द सेम फोर्स, द सेम मैग्नीट्यूड, जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. लक और रिस्क दोनों इतने सिमिलर हैं कि आप एक में बिलीव नहीं कर सकते बिना दूसरे को रिस्पेक्ट किए. आपके 100% एक्शंस 100% आउटकम्स को डिक्टेट नहीं कर सकते. ये दुनिया उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है. लक और रिस्क हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं. इन दोनों को मेजर करना भी बहुत मुश्किल है, पर अगर आप लक और रिस्क को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें तो आप ये जानेंगे कि कुछ भी इतना अच्छा या इतना बुरा नहीं होता जितना कि वो लगता है. मान लीजिए कि इस दुनिया में 1 बिलियन इन्वेस्टर्स हैं. क्या इतने सारे लोगों में से सिर्फ 10 लोग बिलियनर बन सकते हैं सिर्फ लक के बेसिस पर? आप शायद कहेंगे हाँ, पर अगर मैं पूछूं कि उन इन्वेस्टर्स के नाम बताइए, ये करना थोड़ा मुश्किल है. क्योंकि जब दूसरों को जज करते हुए उनकी सक्सेस का क्रेडिट हम लक को दे देते हैं तो इससे बहुत जेलसी वाली फीलिंग अराइज होती है. वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी सक्सेस का क्रेडिट लक को दे दें तो ये बहुत डीमोरलाइजिंग हो सकता है. क्या जो बिजनेस फेल हुए उन्होंने ठीक से ट्राई नहीं किया था? जो इन्वेस्टमेंट्स अच्छी नहीं चली, क्या वो सही से सोची नहीं गई थी? कभी कभी शायद हाँ, पर कितना, ये जानना बहुत मुश्किल है. क्योंकि आप जो भी चीज़ परस्यू कर रहे हैं उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस हमेशा 100% से कम ही रहेंगे. किसी और के फेलियर को जनरली बैड डिसीजंस के साथ लिंक किया जाता है, जबकि अपने फेलियर को रिस्क के साथ जोड़ा जाता है. फॉर्ब्स की मैगजीन कभी भी गरीब लोगों को नहीं दिखाएगी जिन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए थे बट हैपन टू एक्सपीरियंस द अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ रिस्क. बट वो ऐसे अमीर लोगों को ज़रूर सेलिब्रेट करेगी जिन्होंने ठीक ठाक डिसीजंस लिए बट हैपेंड टू बी लकी. बोथ फ्लिप द सेम कॉइन दैट हैपन टू लैंड ऑन अ डिफरेंट साइड. चलिए वैंडरबिल्ट की कहानी सुनते हैं. उनको अपना सक्सेसफुल रेल रोड एम्पायर बिल्ड करना था. एक बार उनके एडवाइज़र उन्हें बताते हैं कि आपने जिन भी ट्रांजैक्शंस को अलाउ किया है उन सब ने कानून को तोड़ा है, आप ऐसा नहीं कर सकते. जब पहली बार मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे लगा शायद यही एटीट्यूड है जिस वजह से ये इतना सक्सेसफुल हो पाए. उन्होंने लॉज को अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आने दिया और बिना डरे आगे बढ़ते चले गए. ही वॉज वाइल्डली सक्सेसफुल. पर जानते हैं कि ये एनालिसिस कितना खतरनाक हो सकता है? आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं वेंडरबिल्ट की स्टोरी को बिल्कुल अलग तरीके से प्ले आउट होते हुए. जॉन डी रॉकफेलर ने भी कुछ ऐसा ही किया. उन्होंने काफ़ी बार लॉ को डॉच करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया, पर उन्हें कोर्ट ने एज ए थीफ पोर्ट्रे किया. हो सकता है वो हो, पर ये नैरेटिव कब शिफ्ट होता है कि आपने आउटडेटेड लॉस को अपने इनोवेशन के रास्ते में नहीं आने दिया, से कि आपने एक क्राइम कमिट किया है. कितनी थिन लाइन है इन 2 सेंटेंसेस में कि रॉकफेलर वॉज अ जीनियस जिसने अपनी गलतियों से सीखा, या फिर रॉकफेलर वॉज अ क्रिमिनल जो अपने बिजनेस फेलियर से सीख रहा था. सिर्फ एक इंसान को स्टडी करना बहुत डेंजरस हो सकता है, स्पेशली बिलियनियर्स, सीईओज, वो सभी लोग जो न्यूज़ को डोमिनेट करते हैं. आपको स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पे कम ध्यान देना चाहिए और केस स्टडीज और ब्रॉड पैटर्न्स पर ज़्यादा. नेवर इनफ. रजत गुप्ता एक ऑर्फन थे और उनका जन्म कोलकाता में हुआ था. बहुत नीचे से शुरुआत कर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स को अचीव किया है. अपनी मिड 40s में वो मैकेंजी कंपनी के सीईओ बन चुके थे. 2007 में वो रिटायर भी हो गए थे. उससे नेक्स्ट ईयर उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी. पर वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए. उन्हें बनना था बिलियनर. एक कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने वाली थी. इस बात की इन्फॉर्मेशन रजत को पहले ही मिल गई. उन्होंने अपनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए 2.25 लाख शेयर्स खरीद लिए उस कंपनी के. इस इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से रजत को $17 मिलियन का प्रॉफिट हुआ. इट वॉज ईजी मनी, पर अपने इस हरकत की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा. एक सवाल जो सबके जहन में आता है वो ये कि मिस्टर गुप्ता जैसे इंसान जिनकी नेटवर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी, क्या उन्हें इतना डेस्परेट होना चाहिए था और पैसे के लिए कि उन्होंने सब कुछ रिस्क कर दिया इन द परस्यूट ऑफ मोर? हम में से ज़्यादातर लोगों के पास $100 मिलियन शायद ना हो, पर ज़्यादातर लोगों के पास
लाइफ के किसी पॉइंट पे इतना पैसा ज़रूर हो सकता है कि वो हर एक रीजनेबल ख्वाहिश को अपना पूरा कर सके। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला पॉइंट, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। अगर रिजल्ट्स के साथ साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं तो और ज़्यादा स्ट्राइव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करेंगे जैसा पहले कर रहे थे, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के बाद भी। ये और ख़तरनाक हो जाता है जब आपकी ज़्यादा पैसे, पावर या प्रेस्टीज की चाहत आपकी सेटिस्फैक्शन से तेज़ी से बढ़ रही हो। इस केस में हर एक कदम जो आप अपनी सक्सेस की तरफ लेते हैं वो आपकी गोल पोस्ट को 2 कदम और आगे शिफ्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 2, सोशल कंपैरिजन इज़ द प्रॉब्लम हियर। एग्जाम्पल के लिए आप एक बास्केटबॉल प्लेयर को इमेजिन कर सकते हैं जो साल का मे बी $5 लाख कमाता हो। किसी भी डेफिनेशन से ये इंसान अमीर है, पर अगर ये खुद को माइक ट्राउट से कंपेयर करे जिनकी पर ईयर इनकम $36 मिलियन है, तो शायद ये खुद को बहुत छोटा महसूस करे। वहीं पर अगर वो खुद को वॉरेन बफेट से कंपेयर करने लगे जिनका फॉर्च्यून उस साल $3.5 बिलियन बढ़ चुका था, तो वो निराश ही होंगे। वहीं पर जेफ बेजोस ने उस साल $24 बिलियन ऐड किए अपने फॉर्च्यून में। द पॉइंट इज कि सोशल कंपैरिजन की सीलिंग इतनी ऊंची है कि कोई उसको कभी हिट कर ही नहीं पाएगा। इस लड़ाई को आप कभी नहीं जीत सकते। पॉइंट नंबर 3, इनफ इज नॉट टू लिटिल। सुनने में लगता है कि आइडिया ऑफ हैविंग इनफ मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी को लूज करना। आई डोंट थिंक ये बात सच है। आप कितना खाना खा सकते हैं, आपकी क्या लिमिट्स हैं, इसको टेस्ट करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप तब तक खाते ही रहें जब तक आप बीमार ना पड़ जाएं। या कुछ लोग उल्टी ना करने के डर से इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उल्टी करना किसी भी एक अच्छे मील के एक्सपीरियंस से कहीं ज़्यादा ख़राब है। पर ये लॉजिक बिजनेस में नहीं अप्लाई करता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग तब तक और के लिए फाइट करते हैं जब तक वो बिल्कुल ब्रेक डाउन ना हो जाए। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि उन्हें कभी भी रिस्क नहीं करना चाहिए, फिर चाहे सामने वाला रिवॉर्ड कितना ही बड़ा क्यों ना हो। रेपुटेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फैमिली, दोस्त, ये सब इनवैल्यूएबल हैं। उन लोगों से प्यार पाना जो आपसे मोहब्बत करते हैं, ये एक इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। हैप्पीनेस इनवैल्यूएबल है। और इन सब चीज़ों को अपने पास रखने का तरीका यही है कि आपको पता चल जाए कि कब रिस्क लेने से इन चीज़ों को हार्म हो सकता है। नोइंग व्हेन यू हैव इनफ। कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। 2000 से भी ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं वॉरेन बफेट के ऊपर कि उन्होंने कैसे अपने फॉर्च्यून को विटनेस किया, पर बहुत कम किताबें ही इस बारे में बात करती हैं कि वॉरेन एक अच्छे इन्वेस्टर तो थे ही, पर वो बहुत लंबे समय तक एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। वॉरेन की करंट नेटवर्थ $84.5 बिलियन है, जिसमें से $84.2 बिलियन उनके 50th बर्थडे के बाद एक्यूमुलेट हुई है। ये मैजिक है कंपाउंडिंग का। वॉरेन ने 75-80 साल तक इन्वेस्ट किए हैं। जानते हैं, अगर वॉरेन भी किसी और इन्वेस्टर की तरह अपनी 30s में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते और 60s में रिटायर हो जाते, गोल्फ खेलने के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलने के लिए, एक्सेट्रा, तो उनकी नेटवर्थ कितनी होती? उन्होंने अराउंड 22% एनुअल रिटर्न्स को विटनेस किया है, और ये फिगर निकल कर आती है सिर्फ और सिर्फ $12 मिलियन, जो कि 99.9% कम है उनकी रियल वेल्थ से। इन्वेस्टिंग उनका स्किल था, पर उनका सीक्रेट था टाइम। कंपाउंडिंग ऐसे ही तो काम करती है। अब एक एग्जांपल लीजिए जिम सिमॉन्स का। सिर्फ रिटर्न्स के ऊपर जज किया जाए तो सिमॉन्स 66% एनुअल रिटर्न्स जनरेट करते आ रहे हैं, जो कि कहीं ज़्यादा है वॉरेन बफेट से। तो क्या ये जिम को एक बेटर इन्वेस्टर बनाता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स? शायद हाँ, पर उनकी नेटवर्थ फिर भी 75% कम है वॉरेन बफेट से। ऐसा क्यों? सिमॉन्स बहुत लेट पहुंच पाए 66% एनुअल रिटर्न्स तक। जानते हैं, अगर सिमॉन्स भी बफेट की तरह 70 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर पाते तो उनकी वेल्थ कितनी होती? बहुत वाइल्ड गेस भी इसके नियर नहीं आ सकता है। 63 क्वांटिलियन 900 क्वाड्रिलियन $781 ट्रिलियन। ये नंबर ना तो प्रैक्टिकल है और ना रियलिस्टिक। इन नंबर्स को कोई इमेजिन कर ही नहीं सकता, बट दिस इज दी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। 1950 में IBM ने 3.5 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव बनाई। कुछ सालों के बाद इसका साइज 70 मेगाबाइट तक पहुंच गया। 1999 में आते आते एप्पल ने लॉन्च किया iMac 6 GB हार्ड ड्राइव के साथ।
2003 में ये नंबर 120 GB पहुंच गया, 2017 में 60 टेराबाइट्स, 2019 में 100 टेराबाइट्स की हार्ड ड्राइव आने लगी। और वक्त के साथ साथ हार्ड ड्राइव्स का साइज़ भी छोटा होने लगा। अगर हम इसे नंबर्स में कोट करें तो 1950 से लेकर 1990 तक हमने सिर्फ 296 MB गेन किया, जबकि 1990 से लेकर आज तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट्स गेन किया है। अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक टेक्नोक्रेट भी होते 1950s में, तब भी आप शायद गेस कर पाते कि ये नंबर 1000 गुना बढ़ जाएगा, या मे बी हार्ड ड्राइव्स का साइज़ 10,000 टाइम तक बढ़ जाए। पर ना के बराबर चांसेस हैं ये गेस कर पाने के कि ये साइज़ 30 मिलियन टाइम्स तक बढ़ जाएगा। बट रियलिटी में यही हुआ। कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल है कि ये स्मार्टेस्ट माइंड्स को भी कंफ्यूज कर सकती हैं। जितनी भी बुक्स वॉरेन के बारे में लिखी गई हैं, उनमें से एक का भी टाइटल ये नहीं है कि दिस गाय हैज़ बिन कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग फॉर ओवर 75 ईयर्स। या मे बी एक अच्छा टाइटल हो सकता है कि शट अप एंड वेट। लोग अपना सारा एफर्ट, सारी एनर्जी इस बात को समझने में लगा देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कैसे हासिल कर पाए। और ऐसा करने के लिए आप लोगों को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही सबसे प्रैक्टिकल और इजी तरीका लगता है अमीरी की तरफ बढ़ने का। पर अच्छे इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न्स के बारे में नहीं होते, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न्स हाईएस्ट रिस्क को भी अट्रैक्ट करते हैं। और हाईएस्ट रिटर्न्स को बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाना भी बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। ये बहुत मुश्किल है। द सीक्रेट इज अर्निंग गुड रिटर्न्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यही वो जोन है, वो एरिया है जहाँ पर कंपाउंडिंग कैन डू वंडर्स। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। वेल्थ जनरेट कर पाना एक अलग गेम है और उसे रिटेन कर पाना एक अलग ही लड़ाई है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी के दो किरदार हैं, जेसी और इब्राहिम, जो दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, बट उनके रास्ते क्रॉस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। चलिए सुनते हैं। जेसी अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स थे। 30s में पहुंचते पहुंचते उनकी नेटवर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो चुकी थी। बट देन द ग्रेट डिप्रेशन स्ट्राइक्ड। इसमें स्टॉक मार्केट का 1/3 हिस्सा वॉज वाइप्ड आउट। स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुई थी। जैसे जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर वाले बहुत ही परेशान लग रहे हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। उनकी फैमिली को लगता है कि इतने बड़े क्रैश के बाद शायद वो भी कंगाल होने वाले हैं। बट इन रियलिटी हुआ बिल्कुल इसका ऑपोजिट। जैसे बताते हैं कि मैंने आज के दिन अब तक का सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है। इतिहास के सबसे ख़राब ट्रेडिंग वाले दिन उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आ रहा था। वहीं हमारे दूसरे कैरेक्टर इब्राहिम भी एक मल्टी मिलियनेयर थे। तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी में उन्होंने भी वही किया जो बाकी सब लोग कर रहे थे। मार्केट के बुल रन पे बढ़ चढ़ कर पैसा लगाया। जैसे ही मार्केट क्रैश होती है, एक रिपोर्ट लिखाई जाती है इब्राहिम की वाइफ के द्वारा कि वो घर नहीं पहुँचे हैं। उनकी फैमिली को इसी बात का डर था कि वो अपने साथ कुछ गलत ना कर लें। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होते हुए भी अंत में शायद वह अपनी जान ही ले लेते हैं। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 4 years, जेसी कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने बहुत मोटा पैसा बनाया था उस वक्त भी जब मार्केट बहुत ख़राब परफॉर्म कर रही थी। इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उनका डेट बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार वो भी मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। गरीब और निराश होकर वो गायब हो जाते हैं और उनका एंड भी वैसा ही हुआ जैसे इब्राहिम का हुआ था। हालांकि दोनों की टाइमिंग अलग थी, पर दोनों का एंड बिल्कुल सेम हुआ। दोनों में एक कॉमन चीज़ थी कि दोनों वेल्थ जनरेट करने में बहुत अच्छे थे, पर उतने ही ख़राब थे वेल्दी रहने में। हो सकता है आप उतने वेल्दी ना हो, पर ये ऑब्जर्वेशन सब इनकम लेवल्स पे अप्लाई करती है। गेटिंग मनी इज़ वन थिंग बट कीपिंग इट इज़ अनदर। अगर पैसे की सक्सेस को एक वर्ड में समराइज़ करना हो तो वो होगा सर्वाइवल। पैसे को बनाने के लिए आपको बहुत रिस्क लेने पड़ सकते हैं, आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, पर पैसे को बचाने के लिए रिस्क लेने का बिल्कुल ऑपोजिट करना होगा। इसके लिए आपको ह्यूमिलिटी चाहिए और डर चाहिए कि जो आपने डिसीजन लिए हैं वो गलत भी हो सकते हैं। जो पैसा आपके पास आया वो जा भी सकता है। आपको थोड़ा सा खर्चों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि जो कुछ भी आपने कमाया है उसमें थोड़ा सा हिस्सा लक का भी है। सिक्वा कैपिटल के मालिक माइकल से एक बारी पूछा जाता है कि आप पिछले 40 सालों से
लगातार सक्सेसफुल कैसे हैं, कैसे आप प्रॉस्पर करते जा रहे हैं, जबकि मैक्सिमम कंपनीज 5 से 10 साल तक ही टिक पा रही हैं। माइकल जवाब देते हैं कि मुझे हमेशा डर लगता है ऑफ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। क्या सच में? माइकल कहते हैं कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि कल आज की तरह नहीं होगा। हम अपनी पुरानी अचीवमेंट्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हमेशा। हम ये नहीं मान सकते कि कल की जो सक्सेस है वो हमेशा आने वाले कल के गुड फॉर्चून में ही कन्वर्ट हो। इसका उल्टा भी हो सकता है। उनका फोकस पॉइंट ग्रोथ, ब्रेन्स या इनसाइट नहीं था, बल्कि सर्वाइवल था। एक एबिलिटी बहुत लंबे टाइम तक टिके रहने की इज़ वॉट मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस। सर्वाइवल माइंडसेट 3 चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करता है। पहला कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की बजाय मुझे फाइनेंशियली साउंड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फाइनेंशियली अनब्रेकेबल रहता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाऊँगा, क्योंकि मैं लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाऊँगा और वहीं पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हर उस चीज़ को प्लान कर पाना जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना चल रही हो। जानते हैं कहावत क्या है कि आप प्लान करते हैं और भगवान हंसते हैं। हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बहुत कम प्लान्स ही सर्वाइव कर पाते हैं जब वो रियलिटी से अपना पहला एनकाउंटर करते हैं। मान लीजिए आप अगले 20 सालों के लिए अपनी इनकम, सेविंग्स रेट और मार्केट रिटर्न्स को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो लास्ट 20 ईयर्स में हुए उन सब इंसिडेंट्स को रिमेंबर कीजिए जो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किए थे, जो कोई देख नहीं पाया था। 9/11 का अटैक, कोरोना वायरस, या ना जाने कितना कुछ। इन चीज़ों के बारे में किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, ना कोई इन चीज़ों के लिए तैयार था। एक प्लान तभी यूज़फुल है अगर वो रियलिटी को सर्वाइव कर पाए। और एक ऐसा फ्यूचर जिससे हम सभी अनजान हैं, यही सबकी रियलिटी है। आपके प्लान में जितना रूम है एरर के लिए, उतना ही ज़्यादा वो रियलिटी के करीब है। और तीसरा पॉइंट, आपको ऐसी पर्सनालिटी चाहिए जो फ्यूचर के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक तो हो ही, पर बहुत कॉशियस हो इस चीज़ को लेकर कि ऐसा क्या है जो आपको फ्यूचर में जाने से रोक सकता है। सेंसिबल ऑप्टिमिज्म कहता है कि लॉन्ग रन में चीज़ें अच्छी ही होंगी, क्योंकि अगर बीच में मुश्किलें भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो भी लॉन्ग रन में वो सब एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगी और फ्यूचर अच्छा ही होगा। आप लॉन्ग रन में ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, पर आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जेसी ने ये चीज़ बहुत लेट समझी। उन्होंने अच्छे वक्त को बुरे वक्त का एंड समझने की गलती की। टेल्स यू विन। डिज्नी स्टूडियो एक ऐसा नाम है जिसे सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि डिज्नी सक्सेसफुल होने से पहले बैंकरप्ट हुआ है। मिड 1930s में डिज्नी 400 से ज़्यादा कार्टून्स को बना चुका था, पर इनमें से कोई भी बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाया। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स चेंज्ड एवरीथिंग। इसने इतना पैसा बना के दिया जितना डिज्नी ने इससे पहले कभी देखा नहीं था। इसने डिज्नी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके सारे डेट्स को क्लियर कर दिया। जितने भी की एम्प्लॉयज़ थे उनको रिटेंशन बोनस मिला, और फिर ऑस्कर मिलने के बाद से वॉल्ट की इमेज बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गई। वो एक फेमस इंसान से फुल ब्लोन सेलिब्रिटी बन चुके थे। वैसे तो डिज्नी स्टूडियोज़ ने कहीं सैकड़ों घंटे की फिल्म्स को शूट किया है, बट वो 83 मिनट्स स्नो वाइट के, उसने पूरी गेम को चेंज कर दिया। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी, प्रॉफिटेबल, फेमस या इन्फ्लुएंशियल है, वो रिजल्ट होती है एक टेल इवेंट का, एक 1 in a 1000 या 1 in a million आउटलाइंग इवेंट। हमारी ज़्यादातर अटेंशन वहीं जाती है जो बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी हैं, प्रॉफिटेबल है या फेमस है। ज़्यादातर लोग ही रियलाइज़ नहीं करते हैं कि एक टेल इवेंट है, बहुत सारी घटनाओं के बाद घटित एक घटना है, और बहुत ही ईजी और कॉमन होता है इन्हें अंडर एस्टिमेट करना कि ये कितने रेयर और पावरफुल हैं। कुछ टेल ड्रिवन इंडस्ट्रीज बहुत ऑब्वियस हैं, जैसे वेंचर कैपिटल को ले लीजिए। ये स्टार्टअप्स और नए बिजनेसेस को पैसा प्रोवाइड करता है, उनको सपोर्ट करता है। अगर एक वेंचर कैपिटल 50 इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, तो उसमें से लगभग आधी तो फेल ही होने वाली हैं। 10 शायद कुछ अच्छा कर जाएं, और 1 या 2 वो बम्पर लॉटरी की तरह निकलती हैं जो ज़्यादातर रेवेन्यू ड्राइव करता है। 2004 से लेकर 2014 तक 21,000 फाइनेंसिंग में से 65% ने पैसे को खोया है। सिर्फ 2 या 2.5% 10x 20x रिटर्न्स दे पाई हैं। 1% ने 20x से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और आधी % कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने 50 टाइम्स रिटर्न दिया है। यहीं से इंडस्ट्री का ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है।
ये इक्वेशन पब्लिक कंपनीज के लिए भी ऐसे ही काम करती है। ज़्यादातर कंपनीज वर्थलेस होती हैं, बहुत थोड़ी सी कंपनीज अच्छा करती हैं और बहुत रेयर कंपनीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विनर्स होती हैं जो मार्केट के ज़्यादातर रिटर्न्स को अफेक्ट करती हैं। इंडेक्स रिटर्न्स के 7% हिस्से के लिए सिर्फ और सिर्फ एप्पल रिस्पॉन्सिबल है। और जानते हैं कि एप्पल का भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ड्रिवन है आईफोन से, जो खुद एक टेल इवेंट है। एप्पल का हायरिंग एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ और सिर्फ 2% है। यानी कि जो लोग इन टेल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जो टेल रिटर्न्स ड्राइव करती हैं, उनके टेल करियर्स हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादातर रिजल्ट्स को ड्राइव करती हैं। ये आइडिया सिर्फ कंपनीज के लिए ट्रू नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करता है। नेपोलियन ने मिलिट्री जीनियस की एक डेफिनेशन दी थी कि जीनियस वो इंसान है जो उस समय पर एक एवरेज चीज़ को कर पाए जब बाकी सब लोगों का खुद के दिमाग पर कंट्रोल ना हो। मैक्सिमम फाइनेंशियल एडवाइस होती है आज के बारे में या कल के बारे में या अगले हफ्ते के बारे में, पर अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर की जर्नी में आज कल परसों या अगले वीक क्या आप करते हैं वो इतना मैटर नहीं करता जितना वो 1% टाइम मैटर करता है जब बाकी सब लोग प्रेशर की वजह से दिमाग से काम ना ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, जब 2008-9 के अराउंड फाइनेंशियल क्राइसिस हिट की थी, उस समय पर एज ए इन्वेस्टर आपने जो डिसीजंस लिए थे वो आपको कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे उस सब से शायद जो आपने पिछले 10 सालों में किया हो। रिमेंबर, द टेल ड्राइव्स एवरीथिंग। हर रोज़ सुबह उठकर ये बोल पाना कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, ये फ्रीडम की हाईएस्ट फॉर्म है। वैसे तो हैप्पीनेस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, पर इसमें एक चीज़ कॉमन है, सब लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। एबिलिटी इस चीज़ की कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं और कितनी देर तक करना चाहते हैं, ये बिल्कुल प्राइसलेस है। इट इज़ द हाईएस्ट डिविडेंड दैट मनी पेज। द सेंस ऑफ वेलबींग इन अमेरिका, इस बुक में ऑथर बताते हैं कि कौन से लोग ज़्यादा खुश हैं। ये इनकम, ज्योग्राफी या फिर एजुकेशन के बेसिस पे जज कर पाना बहुत मुश्किल है। अपनी लाइफ में एक सेंस ऑफ कंट्रोल होना एक ज़्यादा डिपेंडेबल प्रेडिक्टर है खुशी का और किसी भी चीज़ से। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू यही है कि वो आपको अपने टाइम पे कंट्रोल देता है। थोड़ा सा वेल्दी होने का मतलब है कि आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ दिन छुट्टी ले सकते हैं बिना इस चीज़ का स्ट्रेस लिए कि अब घर कैसे चलेगा। थोड़ा सा और पैसा होने पर शायद आप अगर एक नौकरी से निकाल दिए जाएं तो आप उतना ज़्यादा फ्रीक आउट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड है। पैसे से टाइम को ख़रीद पाना और ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर पाना, इसका मुकाबला और कोई लग्जरी नहीं कर सकती। ऑथर अपनी कॉलेज लाइफ में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे। उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि ये लोग बहुत पैसा बनाते हैं। उन्होंने एक्सट्रीम हार्डवर्क के थ्रू इस गोल को अचीव भी कर लिया और अपने पहले ही दिन वो समझ गए कि ये लोग इतना पैसा कैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बेइंतहा मेहनत करते हैं। यहाँ आधी रात से पहले घर जाने को एक लग्जरी काउंट किया जाता है। अगर आप सैटरडे को ऑफिस नहीं आते हैं तो आपको संडे को आने की ज़रूरत नहीं है आगे से। ये जॉब इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग तो है ही, पर ऑथर को लगता था जैसे वो अपने बॉस के गुलाम हो, क्योंकि उनका सारा कंट्रोल उनके टाइम पे जा चुका था। और ये काफ़ी था उनके इस इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस को एक बहुत ही मिजरेबल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए। वो ये इंटर्नशिप कंप्लीट भी नहीं कर पाए। जानते सबसे मुश्किल क्या था उनके लिए? वो इस काम से मोहब्बत करते थे और इसे परस्यू भी करना चाहते थे, पर कुछ ऐसा करना जिसका शेड्यूल आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो वैसा ही फील हो सकता है कुछ ऐसा करना जिसे आप करना हेट करते हो। साइकोलॉजिस्ट ने इसे रिएक्टेंस का नाम दिया है। लोगों को कंट्रोल में रहना पसंद है। जब आप उनसे कुछ ज़बरदस्ती करवाते हैं तो उन्हें डिसएम्पावर फील होता है। उनको फील होता है कि ये चॉइस उन्होंने नहीं ली है, बल्कि उनके लिए किसी और ने चूज़ किया है। इसीलिए बहुत से लोग ऐसे काम को ना कह देते हैं। ये वही काम है जिसे शायद वो ओरिजिनली खुशी खुशी कर लेते। यूएस दुनिया की रिचेस्ट नेशंस में से एक है, पर क्या इसका मतलब ये कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं? ये सच नहीं है। पूरी दुनिया पहले से ज़्यादा अमीर होती जा रही है, पर हुआ क्या है कि हमने अपने पैसे को बड़ी और बेटर चीज़ें खरीदने पे खर्च किया है, जिसकी वजह से हमारा अपने टाइम पर कंट्रोल लूज़ होता जा रहा है। बीते 60-70 सालों में एक एवरेज अमेरिकन का घर 2 से 2.5 गुना साइज़ में बढ़ चुका है। घर में इतने लोग नहीं हैं जितने बाथरूम्स बन चुके हैं। गाड़ियाँ पहले से ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा एफिशिएंट हो चुकी है। टीवी सस्ते और बेटर हो चुके हैं। पर हमारे टाइम के साथ क्या हुआ है?
बेयरली इट लुक्स लाइक प्रोग्रेस। और इसका बहुत बड़ा रीज़न नए ज़माने की नई जॉब्स हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में असेंबली लाइन पे काम कर रहे हैं और गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो जैसे ही आप असेंबली लाइन से हटते हैं आपका काम ख़त्म हो चुका है। पर इस नई दुनिया में आपके ऑफिस को उठाकर आपके लैपटॉप और फ़ोन में डाल दिया है। अब ऑफिस से घर आने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं होता है। आप खुद को अपने काम से डिटैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका काम हर जगह है, आप कहीं से भी इसे कर सकते हैं। अब पुरानी जनरेशन्स के कंपैरिजन में आपने अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल खो दिया है। और क्योंकि टाइम को कंट्रोल करना खुशी के लिए एक मेजर फैक्टर है, इसीलिए ज़्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है कि लोगों के पास आज इतना पैसा होते हुए भी लोग इतने खुश क्यों नहीं हैं। अपनी बुक 30 लेसन्स फॉर लिविंग में ऑथर ने 1000 से ज़्यादा एजेड लोगों के इंटरव्यूज़ किए और उनसे जाना कि वो लाइफ में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उनमें से एक ने भी नहीं कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें। किसी ने ये नहीं कहा कि आपको अपना करियर, अपना वर्क, आप फ्यूचर में कितना पैसा बना पाओगे, इस बेसिस पे चूज़ करना चाहिए। उन्होंने वैल्यू किया फ्रेंडशिप्स को, बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन देमसेल्व्स, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाना अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपके बच्चों को सिर्फ आपके पैसे नहीं चाहिए या पैसे से जो कुछ भी आ सकता है। आपके बच्चों को आपका टाइम चाहिए, आपके बच्चों को आप चाहिए। कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड दैट मनी पेज। मैन इन द कार पैराडॉक्स। एक वैले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारी गाड़ियाँ चलाने को मिलती हैं। फेरारीज, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनीज और भी बहुत सी गाड़ियाँ लेकर आते हैं गेस्ट। मेरा भी एक ड्रीम था कि एक दिन मेरे पास भी कोई ऐसी ही गाड़ी हो, क्योंकि इससे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि यू हैव मेड इट, आप स्मार्ट हैं, आप रिच हैं। पर इसकी आयरनी यही है कि मैंने खुद गाड़ियों के ओनर्स को बहुत कम नोटिस किया है। जब भी आप एक अच्छी गाड़ी देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि वाओ वो बंदा कितना कूल है जो ये गाड़ी चला रहा है। आपका सबकॉन्शियस सोचता है कि अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो मैं कितना कूल लगता है इसमें। दिस इज़ हाउ पीपल थिंक। पर यहाँ पर एक पैराडॉक्स है। लोग वेल्थ ओन करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वेल्थ होने से दूसरे लोग उनको पसंद करेंगे, उनको एडमायर करेंगे। पर रियलिटी इससे अलग है। आपकी वेल्थ को वो एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हैं अपने खुद की पसंद किए जाने की डिज़ायर के साथ। द लेटर आई रोट आफ्टर माई सन वॉज बॉर्न सेड, तुम्हें लग सकता है कि तुम्हें एक एक्सपेंसिव गाड़ी चाहिए, एक फैंसी वॉच चाहिए या एक बड़ा घर चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू तुम्हें नहीं चाहिए। जो चीज़ तुम्हें सच में चाहिए वो है रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दूसरे लोगों से। और तुम्हें लगता है कि एक्सपेंसिव चीज़ें होने से ये सब सच हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जब भी कोई गेस्ट अपनी फरारी लेकर आता तो आसपास के सभी लोग उस गाड़ी को स्टेयर करते। आई एम श्योर कि उसके ओनर को एडमिरेशन फील होती होगी, पर क्या वो जानता है कि मैं उसके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करता। ना मैंने उसे नोटिस किया, मैं सिर्फ उसकी गाड़ी को नोटिस कर रहा था और ख़ुद को इमेजिन कर रहा था ड्राइवर सीट पर। क्या फरारी खरीदने से सच में उन्होंने एडमिरेशन भी खरीद लिया साथ में? मैं और ज़्यादातर सभी लोग जो इस गाड़ी से इम्प्रेस हुए, किसी ने भी उस इंसान के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। क्या यही आइडिया ज्वेलरी या कपड़ों पर भी अप्लाई करता है, या उन लोगों के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं? यस, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप अपनी वेल्थ की परसूट को बिल्कुल छोड़ दें या फैंसी कार्स को पसंद ना करें। मुझे दोनों ही पसंद है। मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करके देगी किसी भी और फरारी से। वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। अगर आप किसी को एक फरारी ड्राइव करते हुए देख रहे हैं तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो इंसान रिच है, पर ये चीज़ हमेशा सच नहीं होती। आई रिमेंबर अ फेलो नेम्ड रॉजर। ही यूज्ड टू ड्राइव अ पॉर्श, और इतना काफ़ी था ये एज्यूम करने के लिए कि वो ज़रूर बहुत रिच होगा। एक दिन वो पॉर्श की जगह पुरानी होंडा कार से आया। अरे तुम्हारी पॉर्श को क्या हुआ? मैंने पूछा। उसे बैंक वालों ने वापस ले लिया है क्योंकि मैं उसका लोन पे ऑफ नहीं कर पाया था। जो कुछ भी मैंने रॉजर के बारे में एज्यूम किया था सब गलत था। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ रॉजर्स। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मीडियोकर लोग हैं जो अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कार पर स्पेंड करते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि एक $100,000 की गाड़ी चलाने वाला इंसान वेल्दी हो, पर आपके पास उनके बारे में सिर्फ एक डेटा पॉइंट है कि उनकी जितनी भी वेल्थ थी
उसमें से $100,000 स्पेंड किए जा चुके हैं। हम अक्सर वेल्थ को जज करते हैं बाय व्हाट वी सी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास किसी की अकाउंट्स या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं है, तो हम बाहरी अपीयरेंसेस पे रिलाई करते हैं। बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, इंस्टाग्राम फोटोज़, ये सब पैरामीटर्स हैं हमें वेल्थ को जज करने के लिए। पर सच यही है कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ इज़ द नाइस कार्स यू हैव नॉट परचेज्ड, वो डायमंड्स जो खरीदे नहीं गए। फेमस प्लेबैक सिंगर रिहाना बैंकरप्ट होने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को सू करती हैं। एडवाइज़र रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि क्या सच में ये बात बतानी इम्पॉर्टेंट थी कि अगर आप अपना सारा पैसा चीज़ों पे खर्च करेंगे तो आपके पास सिर्फ चीज़ें बचेंगी और पैसे ख़त्म हो जाएंगे। आपको हंसी आ सकती है, पर सच में लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। जब कोई कहता है कि मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ, तो उनका मतलब होता है कि वो $1 मिलियन स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि मिलियनेयर होने का बिल्कुल ऑपोजिट है। अमीर महसूस करने का सबसे आसान तरीका है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना अच्छी अच्छी चीज़ों पर अमीर रहने का तरीका ये है कि आप सिर्फ वो पैसा खर्च कीजिए जो आपके पास है, ना कि जो आपके पास नहीं है। ये इतना ही सिंपल है। और वेल्दी होने का सिर्फ एक तरीका है, जो पैसा आपके पास है उसे बचा कर रखना। इट इज़ द वेरी डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। रिच इज़ करंट इनकम। कोई महंगी गाड़ी चलाने वाला इंसान अमीर हो सकता है, फिर चाहे उन्होंने वो गाड़ी लोन पर ही क्यों ना खरीदी हो, क्योंकि लोन लेने के लिए भी एक सर्टेन इनकम का होना इम्पॉर्टेंट है। अमीर लोगों को स्पॉट करना बहुत आसान है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं अमीर दिखने की, बट वेल्थ इज़ हिडन। वेल्दी होना एक ऐसा ऑप्शन है जो बाद में आपको चॉइसेस देता है, एक दिन कुछ और ज़्यादा परचेज कर पाने की। ऑफ कोर्स बहुत सारे वेल्दी लोग हैं जो बहुत चीज़ों पे पैसा खर्च भी करते हैं, पर उन केसेस में भी हम उनकी रिचनेस देख पा रहे हैं, ना कि उनकी वेल्थ, क्योंकि वेल्थ हिडन होती है। हम उनका बड़ा घर देख पा रहे हैं, पर हम नहीं देख पा रहे हैं उससे भी बड़ा घर जो वो खरीद पाते अगर वो खुद को थोड़ा और स्ट्रेच करते। लोग चीज़ों को कॉपी करके बहुत जल्दी सीख पाते हैं, पर वेल्थ के बारे में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वेल्थ हिडन है तो इसको इमिटेट करना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो दिखते तो बहुत नॉर्मल हैं, पर एक्चुअली बहुत वेल्दी हैं। और ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत रिच दिखते हैं, पर दे आर लिविंग ऑन द एज। सेव मनी। चलिए मैं आपको कन्विंस करता हूँ कि आप पैसों को सेव करें, पर क्या एक ये वियर्ड चीज़ नहीं है? क्या लोगों को पैसा सेव करने के लिए कन्विंस करना पड़ता है? 3 प्रकार के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो सेविंग्स करते हैं, जिनको लगता है कि वो सेविंग्स नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि सेविंग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर बाकी 2 कैटेगरीज के लोगों के लिए है। फॉर बिल्डिंग वेल्थ, it has little to do with your income or investment returns, but a lot to do with your savings rate. 1970s में ऐसा लग रहा था कि हम ऑयल को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देंगे, अब हमारे पास और ऑयल के रिजर्व्स बचेंगे नहीं, क्योंकि जिस रेट से ऑयल यूज़ कर रहे थे हम वो बहुत हाई था। पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा तेल एक्स्ट्रा मिल गया या हमने तेल को एक्सट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ कर ली, बल्कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमने फैक्ट्रीज, कार्स, घर इस तरह से बनाने स्टार्ट किए कि वो पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे। हमारी दुनिया ने अपनी एनर्जी वेल्थ को इंक्रीज़ किया, नॉट बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी इट हैड, बट बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी इट नीडेड। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ज़्यादा एनर्जी या ऑयल को ढूंढ पाना हमारे कंट्रोल में उतना नहीं है, बट एनर्जी के साथ ज़्यादा एफिशिएंट हो पाना ये हमारे बस में है। ये सेम पैसे के साथ भी सच है। इन्वेस्टमेंट्स आपको रिच बना सकती हैं, पर क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी? कितना टाइम लगेगा उसे? क्या मार्केट्स उस तरह से ग्रो करेंगी? ये सब कुछ हमेशा डाउट में ही रहता है। रिजल्ट्स अनसर्टेनिटी से भरे पड़े हैं। पर्सनल सेविंग्स मनी की इक्वेशन का वो हिस्सा है जो आपके ज़्यादा कंट्रोल में है। आप बिना बहुत हायर इनकम के भी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, पर कोई चांस नहीं है वेल्थ बिल्ड करने का अगर आपकी सेविंग्स रेट हाई नहीं है। तो बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और वैसे भी वेल्थ की वैल्यू इस चीज़ से बहुत रिलेटिव है कि आपकी ज़रूरतें कितनी हैं।
मान लीजिए आपकी और मेरी नेटवर्थ बिल्कुल बराबर है और आप मुझसे एक बेटर इन्वेस्टर हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट्स पे सिर्फ 8% की रिटर्न्स में ले पा रहा हूँ, जबकि आपके रिटर्न्स 12% हैं। पर आई एम मोर एफिशिएंट विद माई मनी। मान लीजिए मेरी पैसे की ज़रूरतें आपसे आधी हैं और आपकी ज़रूरतें आपके एसेट्स के साथ बहुत जल्दी बढ़ती जा रही हैं। क्लियरली आप मुझसे एक बेटर इन्वेस्टर ज़रूर हो सकते हैं। मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा होगा इन स्पाइट ऑफ देयर लोअर रिटर्न्स। यही बात सब इनकम लेवल्स के लिए सच है। कम पैसे के साथ भी खुश रह पाना उस गैप को कम कर देता है जो आपके पास है और आपको चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और मोटे पेचेक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं और कुछ लोग इन्हें अचीव कर भी सकते हैं, पर फैक्ट यही है कि हम में से बहुत सारे लोग इतनी मोटी इनकम्स तक नहीं पहुंच पाते। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है। 70 to 80 आवर्स पर वीक वो मेहनत करते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा 1%, एक्स्ट्रा आधा % रिटर्न कमा पाए। वहीं अपनी नीड्स को कंट्रोल में रखना एक कहीं आसान और बेहतर तरीका है वेल्थ बिल्ड करने के लिए। हर किसी को कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक बार वो सब कुछ अचीव हो जाए, वो एक कंफर्टेबल लेवल ऑफ लिविंग तक पहुंच पाए, उसके बाद मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चेस करते रहना ईगो की रिफ्लेक्शन है। दुनिया को ये दिखाना कि मेरे पास कितना पैसा है। लोगों की सेव करने की एबिलिटी कहीं ज़्यादा है जितना वो सोचते हैं उससे। अगर आप कम स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और आप कम स्पेंड कब करेंगे? जब आपकी डिज़ायर्स कम होंगी। और अगर आपकी डिज़ायर्स कम होंगी तो आप कम परवाह करेंगे कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसा फाइनेंस से ज़्यादा साइकोलॉजी पर रिलाय करता है और आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं चाहिए सेव करने के लिए। कुछ लोग घर के लिए सेव करते हैं तो कुछ गाड़ी के लिए, पर इन जनरल सेव करने के लिए कोई एक गोल होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप सेव कर सकते हैं बस सेविंग्स करने के लिए, और आपको करनी भी चाहिए। इनफैक्ट हर किसी को करनी चाहिए। सिर्फ एक पर्पस के लिए सेविंग करना एक प्रिडिक्टेबल दुनिया में तो ठीक है, पर हमारी दुनिया उतनी प्रिडिक्टेबल नहीं है। आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा इसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। अपने टाइम के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल पाना एक बहुत बड़ा अनसीन रिटर्न है वेल्थ के ऊपर। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जो पैसा आपके बैंक में है और वो आपको ऑप्शन देता है अपना करियर चेंज करने के लिए या जल्दी रिटायर होने के लिए, उस पर क्या रिटर्न्स है? क्या इसे कैलकुलेट किया जा सकता है? ये इतना बड़ा और इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पर कोई प्राइस टैग लगा पाना पॉसिबल नहीं है। जब आपके पास अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप हर वो चीज़ करने के लिए मजबूर हो जाते हो जो किस्मत आपके ऊपर फेंकती है। अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल होना शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी है। इसीलिए सभी लोगों को पैसा सेव करना ही चाहिए। और पता है उन्हें और क्या करना चाहिए? स्टॉप ट्राइंग टू बी रैशनल। रीजनेबल होना रैशनल या लॉजिकल होने से बहुत बेटर है। आप कोई स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान है, एक इमोशनल पर्सन। ये फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड मेनी अ टाइम्स इट गेट्स ओवरलुक्ड। फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए बहुत ज़्यादा रैशनल होने की ज़रूरत नहीं है। रीजनेबल होने का ट्राई करिए। रीजनेबल ज़्यादा रियलिस्टिक है और इस प्लान के साथ स्टिक करने के बेटर चांसेस है लॉन्ग रन में। पैसे को मैनेज करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के मामले में एकेडमिक फाइनेंस पूरी तरह से डिवोटेड है कि कैसे ना कैसे करके एक मैथमेटिकल ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी प्रोड्यूस कर पाएँ। ऑथर की थ्योरी है कि रियल वर्ल्ड में हमें कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। हमें वो स्ट्रैटेजी चाहिए जिसे यूज़ करके हम रात को चैन से सो सकें। एक रैशनल इन्वेस्टर अपने डिसीजंस न्यूमेरिकल फैक्ट्स के ऊपर लेता है, जबकि एक रीजनेबल इन्वेस्टर उन डिसीजंस को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले सकता है जहाँ पे उसके सभी कोवर्कर्स उसे देख रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये किसी स्पाउस के सामने जिसे वो लेट डाउन नहीं कर सकता, या फिर सिली पर रियलिस्टिक कॉम्पिटिटर्स के सामने जो ब्रदर इन लॉ हो सकता है, पड़ोसी हो सकते हैं और कोई भी। इन्वेस्टिंग का एक सोशल कॉम्पोनेंट भी होता है जो फाइनेंशियल लेंस में से देखते हुए कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। चलिए यूएस मार्केट की बात करते हैं। उसमें पैसा बनाने के ऑड्स कितने हैं? एक दिन के पीरियड पे 50-50 चांसेस है कि आप पैसा बना पाएंगे। एक साल में 68% चांसेस है। 10 साल के टाइम पीरियड में ये चांसेस बढ़कर 88% पहुंच जाते हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स
100% चांसेस है कि आप पैसा बना पाएंगे मार्केट से। हर वो चीज़ जो आपको इस गेम में रखती है उसकी एक क्वांटिफाइबल एडवांटेज है। यदि कोई आपसे कहता है कि डू वॉट यू लव और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, ये एडवाइस थोड़ी एम्प्टी साउंड करती है। वहीं पर अगर आप डू वॉट यू लव को इस तरह से देखते हैं कि ये आपको एंड्योरेंस प्रोवाइड करेगी लंबे समय तक बने रहने के लिए, ताकि ऑड्स आपके फेवर में काम करें, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का। किसी प्रॉमिसिंग कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसके बारे में आप परवाह नहीं करते हैं। व्हेन टाइम्स आर गुड आप इंजॉय करेंगे अपने रिटर्न्स को, बट व्हेन द टाइड टर्न्स और आप पैसा लूज करने लगते हैं, तो आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं जिसमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। ऐसे में आपके वॉक आउट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वहीं पर अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ हैं जिसको लेके आप बहुत पैशनेट हैं, उनके प्रोडक्ट को, उनकी साइंस को, उनकी टीम को आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो इवन इफ अगर आप ऐसा लूज भी कर रहे हैं तो यू विल फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ समथिंग मीनिंगफुल, और आपके पास वो नेसेसरी मोटिवेशन होगी जो आपको गिव अप करने से प्रिवेंट करेगी। चलिए फोरकास्ट की बात करते हैं। आने वाले टाइम में इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है, स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, इन चीज़ों को लेकर अक्सर फोरकास्ट होते रहते हैं, और उनमें से ज़्यादातर फोरकास्ट बहुत टेरिबल होते हैं। पर फोरकास्ट करना रीजनेबल है, क्योंकि बहुत मुश्किल है सुबह उठकर ऐसा बोल पाना कि मुझे पता ही नहीं आने वाला टाइम में क्या होने वाला है। इन फोरकास्ट पे एक्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर, ये रीजनेबल है। सरप्राइज, जो चीज़ें आज तक कभी नहीं हुई हैं वो अक्सर होती रहती हैं। ये कोटेशन लिख के सभी इन्वेस्टर्स को, या जो लोग मार्केट को फॉलो करते हैं, उनको कहीं दीवार पर लगा लेना चाहिए। अगर इन्वेस्टिंग कोई हार्ड साइंस है तो हिस्ट्री फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी गाइड साबित हो सकती है, बट अफसोस ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग एक मैसिव ग्रुप है ऐसे लोगों का जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ इम्परफेक्ट डिसीजंस को लेते हैं, जिनका उनके वेलबींग पर एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो इवन स्मार्ट लोगों को भी नर्वस, ग्रीडी या पागल बना सकता है। ज़रा इमेजिन कीजिए कि फिजिक्स पढ़ना कितना हार्ड होता अगर इलेक्ट्रॉन्स की भी फीलिंग्स होती तो। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स की तो नहीं होती, पर लोगों की होती है। इसीलिए वो आगे क्या करेंगे ऐसा प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, ये देखते हुए कि उन्होंने पास्ट में क्या किया। इकोनॉमिक्स के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छी या बहुत बुरी नहीं रहती। पैसे का एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर ये होता है कि हम खुद को क्या कहानियाँ सुनाते हैं, हमारी गुड्स या सर्विसेज को लेके क्या प्रेफरेंसेस हैं, और ये सब ना कल्चर और जनरेशन के साथ बदलता रहता है, और ये हमेशा बदलता रहेगा। दो खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं पास्ट के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर। मोस्ट लाइकली यू विल मिस द आउटलायर इवेंट्स दैट मूव द नीडल द मोस्ट। इतिहास के सबसे बड़े इवेंट्स वही हैं जिन्होंने मार्केट को, इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट किया है। द ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, .com बबल, 9/11, हाउसिंग क्रैश। इन लिमिटेड इवेंट्स का रोल बहुत बड़ा रहा है हमारे आज को शेप करने में। अब जानते हैं 19th और 20th सेंचुरी में ना लगभग 15 बिलियन लोग पैदा हुए, पर सोचिए अगर एडोल्फ हिटलर, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर किंग, अगर ये सब लोग ना होते तो आज प्रेजेंट कितना डिफरेंट होता। इन गिने चुने लोगों ने हिस्ट्री को कितना अफेक्ट किया है, कितना चेंज किया है। इस लिस्ट में और भी बहुत से नाम हो सकते हैं। लगभग हर एक चीज़ जो आज दुनिया में है, बॉर्डर से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर सोशल नॉर्म्स तक, सब कुछ डिफरेंट होता अगर ये कुछ लोग ना होते तो। इसको देखने का एक अलग तरीका ये भी है कि 0.0000004% लोग रिस्पॉन्सिबल थे बहुत सारे इवेंट्स के लिए, और ये सेम जाता है प्रोजेक्ट्स, इनोवेशंस और इवेंट्स के लिए। इमेजिन कीजिए लास्ट सेंचुरी को बिना ग्रेट डिप्रेशन के, बिना वर्ल्ड वॉर 2 के, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक, 9/11, द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। कितने सारे प्रोजेक्ट्स हुए, इवेंट्स हुए 20th सेंचुरी में, बिलियंस, ट्रिलियंस, या पता नहीं कितने। पर इन लिमिटेड इवेंट्स ने
दुनिया को कितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड में अफेक्ट किया है। इन टेल इवेंट्स को अंडर अप्रिशिएट करना बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक वैसे ही जैसे लोग कंपाउंडिंग के इफेक्ट को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 9/11 के अटैक ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट्स को कट करने के लिए, जिसने ड्राइव किया हाउसिंग बबल को, जिससे जन्म हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस का, विच लेड टू अ पुअर जॉब्स मार्केट, जिसने लाखों स्टूडेंट्स को मजबूर किया कॉलेज एजुकेशन सीख करने के लिए, विच लेड टू 1.6 ट्रिलियन इन स्टूडेंट्स लोन विद अ 10.8% डिफॉल्ट रेट। इंट्यूटिव नहीं है कि उन 19 हाईजैकर्स को आज के स्टूडेंट लोन्स से रिलेट कर पाए कोई, पर ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। बहुत थोड़े से आउटलायर टेल इवेंट्स दुनिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। असल में सरप्राइजेस इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे मॉडल्स गलत है या हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। ऐसा इसीलिए कि इन ऑड्स को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। क्या होता अगर जॉनस साल्क परेशान होकर अपनी वैक्सीन फाइंड करने के क्वेस्ट को गिव अप कर देते? हो सकता है बिल गेट्स पोलियो से मर चुके होते। स्टूडेंट लोन्स कैसे ग्रो करेंगे ये प्रेडिक्ट ना कर पाने का एक रीज़न ये भी है कि हो सकता है 9/11 के अटैक से पहले एयरपोर्ट का कोई सिक्योरिटी गार्ड हाईजैक करके नाइफ को पकड़ लेता, एंड दैट्स इट, ऐसा कोई अटैक होता ही ना। जब आप ग्रेट डिप्रेशन या वर्ल्ड वॉर 2 जैसी चीज़ों को बेंचमार्क बना लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियोस का अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आप ये नहीं समझते कि जब ये इवेंट्स हुए तब इनसे पहले इतना कोई ख़राब इवेंट आज तक हुआ नहीं था। फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर आज तक के सबसे ख़राब अर्थक्वेक को झेलने की ताकत रखता था, बट 2011 में वो फिर भी फेल हुआ क्योंकि पहले से भी बड़ा अर्थक्वेक, बड़ी सुनामी आई थी, क्योंकि बिल्डर्स ने सोचा था कि सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो वही है जो पास्ट में हो चुका है। ये फेलियर एनालिसिस का नहीं है, ये फेलियर है इमेजिनेशन का। ये रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में क्या होगा, हो सकता है वो पास्ट से बिल्कुल रिजेंबल ना करे। अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ग्राहम हर बार हर नए एडिशन में कुछ पुराने फॉर्मूलाज को डिस्कार्ड करके नए फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आज काम नहीं करती। जो फॉर्मूलाज उन्होंने बताए 1934 से लेकर 72 के बीच में उन्हें 5 बार अपडेट किया गया। क्या लगता है आपको कितने रेलेवेंट होंगे वो 2020 में या 2050 में? रूम फॉर एरर। कैसीनोज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कार्ड काउंटिंग के जरिए आम लोगों को कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो पैसे को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम फॉर एरर। फंडामेंटल्स होते हैं कार्ड काउंटिंग के कि किसी को भी नहीं पता कि अगला कार्ड कौन सा आने वाला है, बट कौन से कार्ड्स निकाले जा चुके हैं इन्हें ट्रैक करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से कार्ड्स डेक में बचे हैं। ऐसा करके जो कार्ड ड्रॉ होने वाला है आप उसके ऑड्स को कुछ हद तक गेस कर सकते हैं। एज ए प्लेयर आप ज़्यादा बेट करेंगे जब कोई एक कार्ड के ऑड्स आपके फेवर में आने के ज़्यादा होंगे वर्सेस व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। हालांकि कार्ड काउंटिंग स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, पर ये गारंटी नहीं करती कि आप हर एक हैंड जीत पाएंगे। इसलिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप बैड लक को भी टैकल कर पाए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी या रूम फॉर एरर ये एक ऐसे तरीका है इस दुनिया में नेविगेट करने का जो ऑड से गवर्न होती है, सर्टेनिटी से नहीं। बट रूम फॉर एरर को ना अक्सर अंडर अप्रिशिएट और मिसअंडरस्टूड किया जाता है। इसे एक ऐसे टूल की तरह देखा जाता है जो ऐसे लोग यूज करते हैं जो अपने व्यूज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जबकि इट इज क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ इट। सबसे बड़े गेन्स को हासिल करने की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि इनको कंपाउंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। रूम फॉर एरर लंबे समय तक आपको एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि आप गेम में बने रह सकें। बिल गेट्स इस बात को समझते थे। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी स्टार्ट की थी उनके पास एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच का आइडिया आया। वो कहते थे कि मुझे अपने बैंक में इतना पैसा चाहिए कि मैं पूरे महीने की सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकूं, अगर हमारे पास कोई नई पेमेंट ना आए तब भी। वॉरेन बफेट ने भी खुद से प्लेज किया था
कि वो बर्कशायर को रन करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कैश अपने पास रखेंगे। कुछ और भी जगह हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को रूम फॉर एरर के बारे में सोचना चाहिए, जैसे वोलेटिलिटी। क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपके एसेट्स 30% से डिक्लाइन कर जाएं? एक स्प्रेडशीट पर शायद हाँ, पर इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली पेइंग योर बिल्स एंड स्टेइंग कैश फ्लो पॉजिटिव, क्या ये पॉसिबल है? एंड व्हाट अबाउट योर मेंटालिटी? बहुत आसान है अंडर एस्टिमेट करना कि 30% डिक्लाइन आपके स्टॉक्स में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको कैसा महसूस करा सकती हैं। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाए उस वेरी मोमेंट पे जहाँ पर अपॉर्चुनिटी हाईएस्ट थी। एक दूसरा एग्जाम्पल है रिटायरमेंट प्लान्स का। अगर हम हिस्ट्री को उठाएं तो यूएस स्टॉक मार्केट ने 1870s के बाद से लेकर आज तक ऑन एन एवरेज 6.8% आफ्टर इन्फ्लेशन रिटर्न्स दिए हैं। बट क्या होगा अगर फ्यूचर रिटर्न्स नीचे आते हैं? ये आपकी रिटायरमेंट डेट के आसपास कुछ 2009 के क्रैश जैसा हो जाए? आंसर इज यू वोंट बी एबल टू रिटायर लाइक यू वंस प्रेडिक्टेड, विच कैन बी अ डिजास्टर। इन सब का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। रूम फॉर एरर को यूज करिए अपने फ्यूचर रिटर्न्स को एस्टिमेट करते वक्त। ऑथर बताते हैं कि वो अपने खुद के फ्यूचर रिटर्न्स को 1/3 कम मानते हैं हिस्टोरिक एवरेज से। इस अजम्पशन की वजह से उनको अपना सेविंग्स रेट बढ़ाना पड़ता है। हो सकता है फ्यूचर 1/3 से भी ज़्यादा खराब निकले, बट हैविंग अ नो मार्जिन ऑफ एरर इज मच बेटर देन हैविंग अ 1/3 सिक्योरिटी बफर। और हाँ, अगर फ्यूचर पास से बेटर हुआ तो आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। रूम फॉर एरर आपको ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है जिनके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड वॉर 2 की बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जो बहुत फनी और बहुत हैरान कर देने वाला है। 104 सोफिस्टिकेटेड जर्मन टैंक्स सिटी के बाहर डॉक थे, और जैसे ही उनकी ज़रूरत पड़ी उनमें से 20 से भी कम ही काम कर पाए। एवरीबडी वॉज शॉक्ड। इंजीनियर्स ने फटाफट इशू को फाइंड आउट किया। एक्चुअली बहुत दिनों से क्योंकि टैंक्स इनएक्टिव थे तो उनकी वायर्स की इंसुलेशंस को कुछ रैट्स यानी चूहों ने कुतर दिया था। जर्मन्स के पास दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स थे, एंड येट दे वर डिफीटेड बाय माइस। ये सर्टेनिटी किसी के दिमाग में आई ही नहीं। ऐसा कौन सा टैंक डिजाइनर होगा जो माउस प्रोटेक्शन के बारे में प्लान करके चलेगा? नॉट अ रीजनेबल वन। पर ऐसे इंसिडेंट्स जिंदगी में अक्सर होते रहते हैं। आप ऐसी चीज़ों के बारे में प्लान नहीं कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो, और ऐसी चीज़ों की होने की फ्रिक्वेंसी जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। यू विल चेंज। ऑथर एक ऐसे दोस्त के साथ बड़े हुए जो किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता था, ना ही उसमें कोई बहुत नेचुरल टैलेंट या इंटेलेक्ट था उसका, पर वो बहुत ही एक हार्ड वर्किंग इंसान था। ऐसे लोगों के पास सिखाने के लिए अक्सर बहुत कुछ होता है, क्योंकि इन्होंने सक्सेस की जर्नी का एक एक इंच बहुत ध्यान से नापा होता है। उसकी लाइफ का मिशन था कि उसको डॉक्टर ही बनना है। बचपन से उसने ठान लिया था, हालांकि सारे ऑड्स उसके अगेंस्ट थे, बट ही पुश्ड। अ डेकेड ओल्डर देन हिज क्लासमेट्स, ही इवेंचुअली बिकेम अ डॉक्टर। कितना फुलफिल्ड महसूस होता होगा ना कि जीरो से स्टार्ट करके आप अपने गोल्स के पिनेकल तक पहुंच पाए, एंड दैट टू इन सच अ नोबल प्रोफेशन। कुछ सालों बाद जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने जाना कि वो अपने करियर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। उससे 10 मिनट तक बात करने के बाद ये समझ आया कि जिस करियर के लिए वो इतना डेडिकेटेड था, वो सारी एक्साइटमेंट, सारा एंथुजियाज्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। स्ट्रेस ने उसे बिल्कुल परेशान कर दिया था। दोस्तों, लोग ना साइकोलॉजिकली बहुत पुअर फोरकास्टर्स होते हैं अपनी खुद की फ्यूचर सेल्फ के। हर 5 साल का लड़का बचपन में ट्रैक्टर चलाने की सोचता है क्योंकि एक अच्छी जॉब का आइडिया उसके मन में ऐसा है, व्रूम व्रूम बीप बीप। पर बड़े होने पर बहुत से लोग रियलाइज करते हैं कि ट्रैक्टर चलाना शायद उतना अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है, या इससे और बेटर और ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। हो सकता है टीनेज में कोई लॉयर बनने का सोचे,
आप उनका प्लान बिल्कुल सेट है, बट देन कम लॉ स्कूल्स और उसके खर्चे, और लॉयर बन भी गए तो उसके बाद इतने लंबे वर्किंग आवर्स कि वो अपनी फैमिलीज को रेयरली ही देख पाते हैं। मे बी इस सब की वजह से वो एक ऐसी लो पेइंग जॉब ले जिसमें वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हो, बट हो सकता है फिर वो रियलाइज़ करें कि चाइल्ड केयर कितनी एक्सपेंसिव है और ये सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा ख़त्म कर दे रही है। मे बी वो एक स्टे एट होम पेरेंट बनना चाहें। देन व्हेन समबडी रीचेस 70 वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि घर पर रहकर उतना पैसा जोड़ नहीं पाए अपने रिटायरमेंट के लिए। जानते हैं आप कि सिर्फ 27% कॉलेज ग्रेजुएट्स के पास वो जॉब है जिसमें उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। क्या मतलब है इस सब बात का? बहुत कम लोग जो 30s में पेरेंट्स बने हैं वो अपने लाइफ गोल्स को वैसे देख पाएंगे जैसा वो 18 साल की उम्र में देखते थे। हाँ, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग असेंशियल है, पर चीज़ें बदलती हैं, ये दुनिया बदल रही है और उसके साथ आपके गोल्स और डिज़ायर भी। ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि हम फ्यूचर में क्या चाहेंगे। चार्ली मुंगर बताते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला रूल ये है कि उसे कभी भी बिना बात के इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। बट मेरा सवाल ये कि कैसे इंटरप्ट ना करें उस फाइनेंशियल प्लान को, करियर्स, इन्वेस्टमेंट्स, बजटिंग या और कुछ भी, जब जो आप लाइफ से चाहते हैं वही कांस्टेंट नहीं है। ये बहुत हार्ड है। रोनाल्ड रीड या वॉरेन बफेट इतने सक्सेसफुल इसीलिए तो हो पाए क्योंकि जो वो कर रहे थे वो डेकेड्स तक लगे रहे। पर हम में से ज़्यादातर लोग इतना इवॉल्व हो जाते हैं कुछ सालों में कि जो हम कर रहे हैं हम फ्यूचर में वो करना ही नहीं चाहते। आप 80 साल के लाइफ स्पैन को ऐसे देख सकते हैं कि आपने 20-20 साल के 4 लाइफ स्पैन्स को अलग अलग जिया है। आप जानते होंगे ऐसे लोगों को भी जो बहुत कम इनकम के साथ भी सेटिस्फाइड है और खुशी खुशी जी रहे हैं, जबकि वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं वो एक्स्ट्रा लग्जरी अर्न करने के लिए। दोनों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है पहली सिचुएशन वाला बंदा उतने अच्छे से अपनी रिटायरमेंट प्लान ना कर पाए, या ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान को बाद में रिग्रेट हो कि वो अपनी फैमिली, पेरेंट्स या बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। ऐसी प्रॉब्लम्स का कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। बट लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हुए 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सट्रीम एंड्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे अज्यूम कर लेना कि आप बहुत कम इनकम में भी खुश रह पाएंगे, या ऐसा मान लेना कि आपको पूरी जान झोंक देनी है वो एक्स्ट्रा लग्जरी अर्न करने के लिए। दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं और बहुत जल्दी ही रिग्रेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिग्रेट बहुत पेनफुल होते हैं, स्पेशली जब आपको पता लगे कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे आपको तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपनी चेंजिंग रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका मन बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है। यू कैन इवॉल्व एज अ पर्सन। वॉट यू वॉन्ट टुडे यू माइट नॉट वॉन्ट टुमारो। नथिंग्स फ्री। अपने स्टॉक्स को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कीजिए। ये एक अच्छी एडवाइस है जो अक्सर आप सुनते हैं, पर क्या आप समझते हैं कि कितना मुश्किल है इस चीज़ को मेंटेन कर पाना जब आपके स्टॉक्स कोलैप्स कर रहे हो? मान लीजिए आप अगले 30 सालों के लिए 11% एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि आप चैन से रिटायर हो सकें। क्या ये रिवॉर्ड फ्री आता है? ऑफ कोर्स नॉट। ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है। देयर इज़ अ प्राइस टैग, अ बिल दैट हैज़ टू बी पेड। इस केस में वो नेवर एंडिंग टॉन्ट है जो मार्केट आपको देती रहती है, जो कभी बहुत बड़े रिटर्न्स देगी और उतनी ही जल्दी वो आपसे वापस ले भी सकती है। यही प्राइस है मार्केट रिटर्न्स का, यही वो फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। नेटफ्लिक्स ने 2002 से 2018 के बीच में 35,000% रिटर्न्स दिए, पर क्या आप जानते हैं कि 94% ऑफ द टाइम उसने अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही ट्रेड किया है। चलिए कि एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको $30,000 की गाड़ी खरीदनी हो तो आपके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला कि आप $30,000 पे करें और गाड़ी को खरीद लें, या फिर सेकेंड हैंड कार परचेज कर लें। तीसरा ऑप्शन, आप गाड़ी को चोरी कर लें। 99% लोग समझते हैं कि चोरी करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स पाने के लिए आपको ज़्यादा बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कि वोलेटिलिटी का है। ठीक उसी तरह जैसे आपको नई गाड़ी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या फिर आप थोड़े सेफर स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं जो शायद थोड़ा कम रिटर्न्स दें पर सेफर होंगे। ठीक सेकेंड हैंड गाड़ी की तरह जिसकी कॉस्ट कम है, या फिर आप तीसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं
ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाला। ये मार्केट का इक्विवेलेंट है कि आप रिटर्न्स तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर आप मार्केट की वोलेटिलिटी को अवॉइड करना चाह रहे हैं, जो उसके साथ आएगी ही आएगी। इन्वेस्टिंग में ना दोस्तों, ज़्यादातर लोग वो तीसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, उस गाड़ी के चोर की तरह। हालांकि ये इलीगल तो नहीं है, पर वो कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हैं टू गेट द रिटर्न विदाउट पेइंग द प्राइस। वो चाहते हैं कि वो अगले रिसेशन से पहले सेल कर दें, और जैसे ही नेक्स्ट बूम आने वाला हो उससे पहले वो परचेज कर लें। लोग मार्केट के वोलेटिलिटी के प्राइस को पे नहीं करना चाहते, बट बिना प्राइस पे किए आप रिवॉर्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कुछ गाड़ी के चोर शायद बच जाएं, पर मैक्सिमम लोग पकड़े जाएंगे और पनिश किए जाएंगे। कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उन लोगों के साथ जो मार्केट का प्राइस पे नहीं करना चाहते। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे लोग महंगी गाड़ियाँ, घर, खाना, वेकेशंस, इन सब का प्राइस तो खुशी खुशी पे करते हैं, पर अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का प्राइस पे करने में कतराते क्यों हैं? आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि ये प्राइस टैग ऐसा नहीं है जो आप फिजिकली देख पाएं। जब इसका बिल आता है ना, तब ये किसी फी की तरह दिखता नहीं है। ये एक ऐसे फाइन की तरह लगता है जो कुछ गलत करने की वजह से आपके ऊपर चार्ज कर दिया गया हो। लोग जहाँ पर फी पे करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं, वहीं फाइन को सब अवॉइड करना चाहते हैं। दोस्तों, थोड़ा लेम साउंड कर सकता है, पर मार्केट की वोलेटिलिटी को एक फी की तरह देखना और ना कि एक फाइन की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए जो आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्टिंग गेन्स को आपके फेवर में वर्क करने के लिए सपोर्ट करेंगी। मार्केट रिटर्न्स कभी फ्री नहीं रहे और ना कभी रहने वाले हैं। वो किसी भी प्रोडक्ट की तरह एक प्राइस डिमांड करते हैं। हालांकि आप फोर्स नहीं है ये प्राइस पे करने के लिए, वैसे जैसे आप गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर नहीं है। ट्रिक यहाँ पर इतनी ही है कि आप खुद को कन्विंस कर लें कि मार्केट की फ़ी पे करना वर्थ इट है। यही एक अकेला तरीका है मार्केट की वोलेटिलिटी से और अनसर्टेनिटी से डील करने का। फाइंड द प्राइस एंड बी रेडी टू पे इट। यू एंड मी। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में ना एक ऐसा आइडिया एग्जिस्ट करता है जिसने इनकैलकुलेबल डैमेज किया है, और वो आइडिया है कि एसेट्स का एक रैशनल प्राइस होता है। ऐसी दुनिया में जहाँ इन्वेस्टर्स के डिफरेंट गोल्स और डिफरेंट टाइम होराइजन्स होते हैं, आपको गूगल के स्टॉक के लिए कितना पे करना चाहिए? वेल, आंसर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 साल का टाइम होराइजन है, तो आपको एक सोबर एनालिसिस करना पड़ेगा गूगल्स के डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। या फिर आप 10 साल के अंदर अंदर रिडीम करने की सोच रहे हैं, तो फिर आपके लिए प्राइस टेक इंडस्ट्री की अगली 10 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा। यह हो सकता है आप 1 साल के अंदर ही सेल करना चाहें। 1 मिनट, कहीं आप डे ट्रेडर तो नहीं है? फिर तो आपके लिए यही मैटर करता है ना कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। अब याहू का स्टॉक $5 पे है या $500 पे, एक डे ट्रेडर को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ही कैन बेनिफिट एज लॉन्ग एज वो स्टॉक उसके हिसाब से मूव कर रहा हो। ये सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स ना शायद एक दूसरे को जानते हो, बट दे आर रनिंग ऑन द सेम फील्ड टुवर्ड्स ईच अदर। जब इनके रास्ते ब्लाइंडली क्रॉस करेंगे ना, तो किसी न किसी को चोट ज़रूर लगेगी। बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लोग दूसरों को देख कर लेते हैं, कॉपी करते हैं। मेरा सवाल ये कि जब आप जानते ही नहीं कि कोई ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि वो वैसा कब तक बिहेव करेगा? जब कोई CNBC का कमेंटेटर बोलता है आपको कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, तो हमेशा दिमाग में रखें कि उसे नहीं पता कि आप कौन है। क्या आप एक टीनेजर है जो फ़न के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, या एक विधवा औरत है जिसके पास बहुत लिमिटेड बजट है, या एक हेज फंड मैनेजर है? आप कौन है? इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्या और कैसे करना चाहिए। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आप ये फिगर आउट करें कि आप कौन सी गेम खेल रहे हैं। दोस्तों, हम ना हर किसी को इन्वेस्टर्स बोल देते हैं, जैसे कि सभी बास्केटबॉल प्लेयर्स हो और सभी सेम गेम खेल रहे हो, सेम रूल्स के साथ, जबकि ऐसा नहीं है। ईच वन ऑफ अस इज डिफरेंट एंड वी आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म या आशावाद ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा सेंस मेक करता है, क्योंकि दुनिया इन लोगों के लिए वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है। वहीं पे पेसिमिज्म या निराशावाद एक स्पेशल जगह रखता है हमारे दिलों में। इसको ना
ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा अटेंशन दी जाती है और ये ज़्यादा स्मार्ट भी साउंड करता है। चलिए पहले ऑप्टिमिज्म की डेफिनेशन को जानते हैं। ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें कुछ अच्छा होने के आउटकम्स लॉन्ग रन में ज़्यादा होते हैं कुछ बुरा होने से। हालांकि सेटबैक्स रहेंगे रास्ते में, पर फिर भी द गुड आउटवेज द बैड। ये बिलीफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ना ही गारंटेड, बस मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक रीजनेबल तरीका है जीने का। 29 दिसंबर 2008, सबसे खराब साल इकोनॉमी का। स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया में कोलैप्स कर रही हैं और वहीं पर एक आर्टिकल आता है वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो ये आर्ग्यू करता है कि हमने अभी तक तो कुछ बुरा देखा ही नहीं है। और ये एक पूरा फ्रंट पेज का आर्टिकल रन करता है एक रशियन प्रोफेसर के बारे में जो बताते हैं कि जून 2010 तक अमेरिका 600 में टूट चुका होगा, कैलिफोर्निया चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुका होगा, टेक्सास रिपब्लिक का पार्ट बन चुका होगा जो मेक्सिको में चला जाएगा, वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क अटलांटिक अमेरिका बन जाएंगे और हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर ले। कनाडा बहुत सारी स्टेट्स को कैप्चर कर लेगा और अलास्का रशिया में मिल जाएगा। और ये आर्टिकल किसी छोटे मोटे न्यूज़पेपर या जर्नल का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था। ये दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज का आर्टिकल था। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये पाई गई है कि निराशावाद का बिल्कुल ऑपोजिट आशावाद यानी कि ऑप्टिमिज्म, इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आप जापान का एग्जाम्पल लीजिए। लेट 1940s में जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ी हार का सामना किया। इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली, कल्चरली, सोशली, हर तरह से वो हार चुके थे बिल्कुल। 1946 में एक बहुत ख़राब विंटर ने ऐसी भूखमरी को जन्म दिया जहाँ पे एक इंसान को सिर्फ 800 कैलोरी खाना ही मिल पाता था। यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे जापानीज़ एकेडमिक राइटर को जो एक न्यूज़पेपर में लिखता हो, हम अपनी लाइफ टाइम में जापान को वर्ल्ड वॉर से पहले जहाँ पर था उससे 15 गुना ज़्यादा ग्रो करता हुआ देखेंगे। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। हमारी स्टॉक मार्केट्स ऐसे रिटर्न देगी जो किसी कंट्री ने आज तक कभी देखा ही ना हो। अगले 40 साल हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इनोवेशन में हम वर्ल्ड लीडर्स बनने वाले हैं। और बाय द वे, अमेरिकन हमारे क्लोजेस्ट एलाय रहेंगे। इस जेंटलमैन के ऊपर सब हंसते और इनको शायद मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए भेज देते, बट रियलिटी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पेसिमिज्म या निराशावाद ना केवल ज़्यादा स्मार्ट साउंड करता है बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है ऑप्टिमिज्म से। किसी को कहकर देखिए कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है और वो आपको स्केप्टिकल नज़रिए से देखेंगे, और वहीं पर किसी को कहिए कि आप खतरे में हैं और उनकी पूरी अटेंशन आपके ऊपर होगी। अगर एक स्मार्ट इंसान भी कहता है कि ये स्टॉक अगले साल 10 गुना बढ़ जाएगा, तो हो सकता है आप उसे नॉनसेंस ही कहें। बट इफ समवन इज फुल ऑफ नॉनसेंस, ऐसा कोई इंसान मुझे बोले कि मेरा स्टॉक कोलैप्स करने वाला है क्योंकि अकाउंटिंग फ्रॉड है, तो मेरी पूरी अटेंशन उसके ऊपर होगी। आप एक बार कह कर देखिए कि बहुत बड़े रिसेशन में हम जाने वाले हैं और न्यूज़पेपर्स आपको बुलाएंगे। आप कहिए कि हम एवरेज ग्रोथ के लिए हेड कर रहे हैं और कोई भी परवाह नहीं करेगा। ह्यूमंस ने अपने लाइफ टाइम में जितनी प्रोग्रेस गेन की है उसको देखकर लगता है शायद ऑप्टिमिज्म ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, बट यही देखा गया है कि पेसिमिज्म को ज़्यादा अटेंशन मिलती है। पैसे के बारे में एक खास बात ये भी है कि अगर कुछ बुरा होता है कहीं पर भी तो वो हर किसी की अटेंशन कैप्चर करता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हम सभी को इफेक्ट करता है। पेसिमिज्म के इतना अटेंशन कैप्चर करने का एक रीज़न ये भी है कि प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे होती है और इसे नोटिस करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहीं पर सेटबैक सडनली होते हैं और इन्हें इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। क्यों कहानियाँ स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा पावरफुल हैं? इमेजिन कीजिए कि ऐसे एलियन को जो अर्थ के चक्कर काट रहा है और वो न्यूयॉर्क सिटी को ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या चेंजेस आए हैं वहाँ पर 2007 से 2009 के बीच में। वो देख रहे हैं कि 2007 और 2009 दोनों ही टाइम लोग रात को पार्टी कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, शाम को घर वापस आ रहे हैं। सब कुछ सेम ही तो है, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपने कंप्यूटर से हुक्ड अप हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इम्प्रूव कर गई है, अब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स आ गए हैं, मेडिसिन अब बेटर हो रही हैं। बट वो एलियन ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि यूएस में लोग अब 16 ट्रिलियन ज़्यादा पुअरर हैं।
जो वो 2007 में थे तब से। वो हैरान है ये सोचकर कि 10 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ही इज इन डिसबिलीफ कि कैसे मार्केट की वैल्यू सिर्फ आधी रह गई है सिर्फ 2 साल के अंदर। यार तुम सब लोग वैसे ही तो लग रहे हो जैसे पहले थे, तुम्हारे पास वही नॉलेज, वही टूल्स, वही आइडियाज़ हैं। क्या बदला है? तुम्हें किसने गरीब बना दिया है? ऐसा हुआ क्या है? एक चीज़ थी जो एलियन नोटिस नहीं कर पाया, वो कहानियाँ जो हमने 2007 से 2009 के बीच में खुद को सुनाई। पहले हमने एक कहानी में बिलीव किया कि घरों के प्राइस स्टेबल रहने वाले हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे प्राइस को एक्यूरेटली जज कर पाएंगे। 2009 में हमने इस स्टोरी में बिलीव करना छोड़ दिया। सिर्फ यही वो चीज़ थी जो बदल गई थी, बट इट मेड ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। जब ये नैरेटिव ब्रेक हुआ कि घरों के प्राइस बढ़ते ही रहेंगे हमेशा, तब मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट्स भी बढ़ने लगे, बैंक्स पैसा खोने लगे। अब बैंक्स ने दूसरे बिजनेसेस को पैसा देना कम कर दिया, जिसकी वजह से ले ऑफ्स हुए, जिसकी वजह से पैसा कम खर्च होने लगा, जिसकी वजह से और ले ऑफ्स हुए, एंड ऑन। दोस्तों, हमारी वेल्थ की ग्रोथ की कैपेसिटी 2009 में भी उतनी ही थी जितनी 2007 में थी, फिर भी इकोनॉमी ने बुरी तरह से सफ़र किया, सिर्फ इस वजह से कि लोगों के नैरेटिव्स अब शिफ्ट हो गए थे। सच इज़ द पावर ऑफ स्टोरीज दैट वी टेल आवरसेल्व्स। इस स्टोरी ड्रिवन वर्ल्ड में 2 चीज़ें हैं जो आपको अपने मन में रखनी चाहिए। पहला कि जब आप किसी चीज़ के सच होने की बहुत कामना करते हैं, तो आप उस केस में बहुत जल्दी बिलीव कर लेंगे ऐसी स्टोरी में जो उस इवेंट के सही होने के ऑड्स को ओवर एस्टिमेट करती होगी। डॉक्यूमेंट्री हाउ टू लिव फॉरएवर में एक बहुत मासूम सा सवाल पूछा गया एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी। आपकी लाइफ का सबसे खुशनुमा दिन कौन सा था? जिस दिन वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई उस दिन, क्योंकि इसके बाद कभी कोई और वॉर दोबारा नहीं होने वाले थे। 21 सालों बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, जिसने 75 मिलियंस लोगों की जान ली। दोस्तों, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि वो सच है, इसीलिए क्योंकि हम डेस्परेटली चाहते हैं कि वो चीज़ें सच हों। ऑथर इनको बोलते हैं अपीलिंग फिक्शंस, और इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हम पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं इस पर। आपको क्या लगता है कि टीवी पे लोग इन्वेस्टमेंट कमेंट्री इतना क्यों सुनते हैं जिनके सक्सेसफुल होने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है? सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। अगर आपने कुछ गिने चुने स्टॉक्स भी पिक कर लिए तो आप अमीर बन सकते हैं। अगर सिर्फ 1% भी चांस है ना किसी की प्रेडिक्शन सच होने का, और वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो इसको सुनना उतना इलॉजिकल नहीं है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। हर किसी का एक इनकम्प्लीट व्यू है इस दुनिया का, पर उस इनकम्प्लीट व्यू को हम कंप्लीट कर लेते हैं उन गैप्स को अपने द्वारा सुनाए गए नैरेटिव से फिल करके। ऑथर कहते हैं कि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है जब मैं लिख रहा हूँ। वो बहुत क्यूरियस है और बहुत जल्दी सब कुछ सीखती है, पर कभी कभी मैं उस चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जिसको वो समझ नहीं सकती। उसको कोई आइडिया नहीं कि उसके पापा रोज़ सुबह उठ के काम पर क्यों जाते हैं। उसे बिल्स, बजट्स, करियर, प्रमोशन, सेविंग, रिटायरमेंट, ये सब उसके लिए बिल्कुल एलियन जैसी चीज़ें हैं। इमेजिन कीजिए उसे टफ टॉपिक समझाने का, फेडरल रिजर्व, नैफ्टा, ये सब क्या है, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे काम करती है। इम्पॉसिबल। पर उसकी दुनिया अंधकार से भरी हुई नहीं है। वो कन्फ्यूजन में इधर उधर नहीं घूमती। सिर्फ 1 साल की उम्र में भी उसने अपना नैरेटिव बनाया हुआ है। ब्लैंकेट्स मुझे गर्म लगते हैं, मम्मी के साथ मैं खुश रहती हूँ, और डेट्स बहुत टेस्टी हैं। सब कुछ जो उसके सामने आता है उसने बहुत थोड़े से मेंटल मॉडल्स बनाए हुए हैं, उन सब चीज़ों को वो उसमें फिट कर लेती है। जब उसके पापा काम पर जाते हैं तो कन्फ्यूजन में ये नहीं सोचते कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। वो क्लियरली नाराज़ हो जाती है कि पापा मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं और मुझे उनके साथ खेलना है, इसलिए आई एम सैड। हालांकि वो इतना कम जानती है, पर वो इस चीज़ को समझती नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को एक कोहेरेंट स्टोरी सुना रखी है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हम सभी भी कुछ ऐसा ही करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर एजेस। उसकी तरह हम भी सबसे ज़्यादा समझ आने वाली चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, और उसकी तरह हम भी बहुत सारे केसेस में गलत होते हैं, क्योंकि जितना हमें लगता है हम दुनिया को जानते हैं, हम उतना अच्छे से नहीं जानते। हम सब अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से भी इस दुनिया की एक कंप्लीट पिक्चर बना लेते हैं, और हमारी दुनिया में वो सेंस क्रिएट करती है। पर जानते हैं, ये स्टोरीज फाइनेंशियली बहुत फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग दोनों हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जो बहुत कंफर्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो,
जिसको कंट्रोल किया जा सके। नासा के होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने जब प्लूटो को पार किया ना, इट वॉज अ 3 बिलियन माइल ट्रिप जिसको 9.5 साल लगे, पर अकॉर्डिंग टू नासा उसको 1 मिनट कम लगा उस टाइम से जो उन्होंने 2006 में प्रेडिक्ट किया था। माय गुडनेस, दैट इज 99.99998% एक्यूरेट। पर एस्ट्रोफिजिक्स एक प्रिसीजन की फील्ड है। ये ह्यूमन बिहेवियर या इमोशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती जैसे फाइनेंस करती है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टिंग ये अनसर्टेनिटी की फील्ड्स हैं जो ऐसी चीज़ों से ड्राइव होती है जिनको बहुत आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिनके हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूलाज नहीं है, पर हम डेस्परेटली चाहते हैं एक्यूरेट होना, जैसे कि ट्रिप टू प्लूटो था, क्योंकि कंट्रोल में रहना बहुत ब्यूटीफुल और कंफर्टिंग आउटकम है। ऑल टुगेदर नाउ, अभी तक आपने क्या सीखा साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में? सबसे पहले बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब समय इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समराइज करने का। सो हियर वी गो। नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। लक और रिस्क को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जब भी आप कामयाब हो रहे हो तो हमेशा हम्बल रहें। ये दुनिया बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। लक और रिस्क की पावर को रिस्पेक्ट करके आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे जिसे आप सच में कंट्रोल कर सकते हो। लेस ईगो मोर वेल्थ। सेविंग और कुछ नहीं बल्कि एक गैप है आपकी ईगो और आपकी इनकम के बीच में, और वेल्थ वो चीज़ है जिसे आप देख नहीं पाते। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हैं आज, पर आप तब तक वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाएंगे जब तक आप आज कितना खर्च रहे हैं इसके ऊपर एक कैपिंग नहीं करते हैं। अपने पैसे को ऐसे मैनेज कीजिए कि आप रात को चैन से सो पाएं। अगर आप एक बेहतर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो एक सबसे सिंगल मोस्ट पावरफुल चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने टाइम होराइजन को बढ़ाना, लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना। और हाँ, आपको बहुत सारी चीज़ें गलत जाने पर भी ओके रहना पड़ेगा, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा वक्त गलत हो सकते हैं एंड यू कैन स्टिल मेक अ फॉर्च्यून। पैसे को यूज़ कीजिए अपने टाइम को कंट्रोल करने के लिए। आपकी एबिलिटी, आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, कितनी देर तक करना चाहते हैं, पेज दी हाईएस्ट डिविडेंड जो फाइनेंस में एग्जिस्ट करता है। शो ऑफ की दुनिया से बाहर रहिए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, और अगर महंगी गाड़ी चला भी रहे हैं तो वो इंसान आपकी गाड़ी में इंटरेस्टेड है, आप में नहीं। सेव एंड जस्ट सेव। आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं चाहिए सेविंग्स करने का। ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सेविंग्स को सिर्फ गाड़ी या घर खरीदने तक के लिए लिमिट मत कीजिए। आप सेव कीजिए, बिना किसी रीज़न के भी सेव कीजिए, क्योंकि सेव करने के लिए कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं है। सक्सेस इज़ नेवर फ्री। सक्सेस की कॉस्ट को डिफाइन कीजिए और उसको पे करने के लिए रेडी रहिए। वर्शिप रूम फॉर एरर। आप चाहे चीज़ों को कितना मर्जी प्लान कर लें, पर एरर के लिए रूम छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। वक्त के साथ साथ आपके डिज़ायर्स और गोल्स बदल सकते हैं, इसलिए बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस मत लीजिए। आपको रिस्क को पसंद करना चाहिए, क्योंकि ओवर टाइम इट पेज ऑफ। डिफाइन द गेम यू आर प्लेइंग, और कोशिश कीजिए कि दूसरे लोगों को देख के इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि आप उनको नहीं जानते, उनके टारगेट्स को, उनके गोल्स को, उनके एम्बिशंस को, उनके पर्पस को। हर कोई अलग है। स्मार्ट और इन्फॉर्म लोग भी डिसएग्री कर सकते हैं फाइनेंस में, क्योंकि सबके गोल डिफरेंट हो सकते हैं और डिज़ायर्स भी। इन सब चीज़ों का कोई एक सही जवाब नहीं है। जस्ट सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। और दोस्तों, यहाँ खत्म होती है इस बुक की ऑडियो समरी। आशा करता हूँ कि आपने इस जर्नी को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें लॉजिक वॉजिक को, और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट ऑडियो समरी के साथ।